इजराइल के पास दो बड़ी ताकत थी। एक उसकी ये इमेज कि उसको कोई हरा नहीं सकता, और दूसरी ये कि ये पीड़ित लोग हैं, इनको और मत सताओ। वो अत्याधुनिक हथियार उस वक्त के वही हैं ईरान के पास भी, क्योंकि उसके बाद तो उसके पास भी इंपोर्ट का सिस्टम खत्म हो गया, 10 तरह के बैन लग गए। यह मीथ है कि इजराइल एक मिलिट्री सुपर पावर है। कुछ लोगों के दिमाग से जाला साफ हो जाना चाहिए कि इजराइल अगर फुल फ्लेजेड वार में जाएगा तो वो ईरान को हरा ही देगा। अगर किसी को ईरान की डेमोक्रेसी को लेकर कोई भी संदेह हो ना, तो वो पीछे अभी चुनाव हुआ, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। उसी के उद्घाटन समारोह में तो हमारे नितिन गडकरी गए थे और इस्माइल हानी आए थे, हमास वाले, बिल्कुल, जिसमें उनको निपटा मार दिया दिया गया। यही 5-10 साल हैं जब ईरान के पास न्यूक्लियर बम भी होगा, और जब ईरान के पास न्यूक्लियर बम होगा तो सऊदी अरब बोलेगा कि मुझको चांद लागे दो। कतर और अमीरात ये अमेरिका के रंगा बिल्ला हैं। अब हम जब रूस के दोस्त हैं और हम अमेरिका के थोड़े थोड़े दोस्त हैं, और अमेरिका ज़्यादा दोस्त इसराइल का है और रूस ज़्यादा दोस्त जो है ईरान का है, असद का भी है, तो जब आप कह रहे थे बातचीत की शुरुआत में कि अब ये और इंटेंसिफाई हो जाएगा और बढ़ जाएगा, तो भारत कितने दिन तक रुका रहेगा? क्या भारत कोई साफ स्टैंड लेगा नहीं? औरंगजेब मत बनिए ना बाकी मसलों में। नहीं, कुछ तो हम कहेंगे फिर मत ना। बोलिए ना कि पापा हम वार रुकवा दी। पर हम मेंबर तो हैं। नहीं, पापा वार रुकवा दी वो तो मत बोलिए पार्टी का ना। एजेंडा है। वही बात वो मत। तो एक पार्टी का वो एजेंडा है। एक ही एजेंडा मैं है। भारत स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एंटी पार्टी का नहीं कह रहा हूं। मैं भाजपा के विरोध में नहीं बोल ऐसे रहा हूं, तो और कांग्रेस वाले के कह फेवर में सकते नहीं कि बोल रहा हूं। राहुल गांधी नहीं, ने नहीं, शांति का संदेश दिया अमेरिका में, तो सब शांत। नहीं, ये तो अलग कहानी है। लेकिन हमने हिस्टोरिकली खासकर पिछले 30 सालों में अपनी छवि ये बनाई है कि हम ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है। कोई देश आपको अपने, वो तो हम वेस्ट के नहीं है, किसी के नहीं, रूस के तो हैं। हम किसी के नहीं है, ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है आप। हम क्यों नहीं है रूस के? मुंबई से एक समुद्री और सड़क का कॉरिडोर बनाएंगे, हाँ। और वो यूरोप ग्रीस तक जाएगा, ठीक है। उस पूरे प्रोपोजल में यहाँ तो पूरा बोल दिया गया, माहौल बना दिया गया कि अब तो बस भारत से ऐसे सामान जाएगा सीधे यूरोप, यूरोप से सामान आएगा सीधे इंडिया। लेकिन किसी ने उस नक्शे को गौर से नहीं देखा। वो नक्शा गाजा से होकर गुजरता है, और उस नक्शे में गाजा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब अर्जेंटीना में बनाने की कोशिश थी यहूदी स्टेट को, मेडागास्कर में भी। आपके घर में कभी प्रॉपर्टी या खेत का बंटवारा का झगड़ा हुआ है, या परिवार में गोतिया में इसमें? या नहीं बता रहा मैं। हम मत बताइए। हमारे लोगों को सस्ता तेल ना मिले, लेकिन हमारी कंपनियों को बम्पर मुनाफा हो गया, सस्ता तेल मिल गया, तो बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। जब हम मासकॉम की पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त मार्शल मैक्लुहन की एक बात हमारे पढ़ने में आई थी कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, उनका कॉइन किया टर्म है ये। तब ये उतना महसूस हुआ नहीं, लेकिन आजकल जब हम देखते हैं कि कहीं सुदूर मिडिल ईस्ट में कहीं किसी ने मिसाइल फेंकी, कोई बम फटा, किसी की मौत हो गई, तो अचानक से हिंदुस्तान के जो अखबार हैं उनके इंटरनेशनल पन्नों पर छपने वाली खबर कूद कर पहले पन्ने पर आ जाती है। इससे महसूस होता है कि वाकई हम ग्लोबल विलेज हैं, वहाँ जो कुछ घटा उसका असर हम पर भी पड़ता है। और अब तो 1 साल हो गया है मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसे घटते हुए। हम पा रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ने लगे हैं। हमें खतरा है कि हमारे दोस्त कहीं गंभीर लड़ाई में पड़ गए तो जाने क्या क्या महंगा होगा। हमारे बहुत सारे लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं वो लौट ना आए मजबूरी में। और जान का जोखिम जो है सो तो अपनी जगह है ही। जब 1 साल हो गया है तो यूएन का दावा है, मैं पढ़कर बता रहा हूं आपको, इजरायली हमले से 39 लाख टन मलबा इकट्ठा हो चुका है अब तक। वर्ल्ड बैंक का यह भी कहना है कि गजा जो बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल समतल हो चुका है, उसे फिर से बनने में कम से कम 80 साल लगेंगे। इसके अलावा अभी भी खून बहना बंद नहीं हुआ है। खतरा अब यह भी है कि ईरान सीधी लड़ाई में ना आ जाए। लेबनान तो करीब करीब शामिल हो ही गया है। खबरें ये हैं कि इजराइल घुस गया है लेबनान में, और अब रूस भी देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, और देख रहा है हिंदुस्तान भी। इनफैक्ट अमेरिका में चुनाव है और ट्रंप कह चुके हैं कि एटॉमिक लड़ाई हो तो हो जाए। अब तो जो परमाणु ठिकाने हैं ईरान के वो भी सुरक्षित नहीं है। इनफैक्ट जब हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ये बात भी सामने आने लगी है कि शायद ईरान ने इस बीच में कोई परमाणु परीक्षण कर लिया है, क्योंकि एक छोटा भूकंप भी आया है ईरान की भूमि पर। आज हमारे साथ प्रकाश केरे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कॉलम लिखते हैं, टीवी पर भी कई बार नमूदार होते हैं। इनफैक्ट हमारे पॉडकास्ट में लगातार आने वाले कुछ एक गेस्ट हैं, उनमें से एक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। और मिडिल ईस्ट की जो राजनीति है उसे बहुत करीब से आप कवर करते रहे हैं। हमने, मेरा ख्याल है, मिडिल ईस्ट पर बहुत कम बात की है आपसे इससे पहले। अभी तो आप देख ही रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे थे अब तो 1 साल हो गया, सब लोग देखने ही लगे। और अब लग रहा है कि जो लड़ाई है भारत के दरवाजे पर भी दस्तक देने लगी है, भले ही किसी और तौर पर।
बम ना फट रहे हों, रॉकेट ना गिरे। लेकिन तेल की कीमतें बढ़ी हैं। जैसा मैंने कहा, तेल की कीमतें तो बढ़ी गई हैं। तो पहला सवाल मेरा ये है, 7 अक्टूबर को हुआ था वो दर्दनाक हादसा क्या, वो हमला था। हमास की अपनी वजह है कहने के लिए तो, लेकिन जिस तरह सिविलियंस मारे गए, कुछ फुटेज तो अभी भी इजराइल ने पेश किए हैं, जिसे देखकर दिल दहल रहा है कि किस तरह हमास के लड़ाके आसमान से आए और फिर उन्होंने, पार्टी हो रही थी, वहाँ से कुछ लोग बंधक बनाए, इनफैक्ट अभी भी बंधक रिहा हुए नहीं हैं। उसे लेकर आज 1 साल से ज़्यादा हो गया। मैं आपसे इस बात से शुरू करना चाहूँगा ये पॉडकास्ट कि आप क्या देखते हैं, लड़ाई अभी और बढ़ेगी या अब हम किसी समझौते की तरफ जाता देखेंगे मिडिल ईस्ट की इन दो ताकतों को? पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि ये जो पूरी कहानी है, जिसके 1 साल पूरे होने की बात हम कर रहे हैं, वो 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुई। वो 7 दशक से भी ज़्यादा समय पहले शुरू हुई। और इनफैक्ट अगर आप 6 अक्टूबर 2023 के अखबार देखें और उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट देखें, तो उसकी हेडलाइन ये थी कि 2023 जो है वो फ़िलिस्तीनी बच्चों के लिए सबसे बुरा साल रहा है। और 2000 से 2023 के 6 अक्टूबर तक फ़िलिस्तीन के 3000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए थे। तो इसलिए हमें इस चीज़ को थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड में देखना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हमास के हमले में निश्चित रूप से हमास या हिज़्बुल्लाह या इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं तालिबान को भी अगर उसमें जोड़ लूँ, तो वो अपने उद्देश्यों के लिए ज़रूर टेरर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी लड़ाई किस लिए है। और इस बात से इनकार करना ऐतिहासिक और मौजूदा सच्चाई से मुंह मोड़ना होगा कि तालिबान हो, हमास हो, हिज़्बुल्लाह हो, ये नेशनल लिबरेशन की फोर्सेस हैं। उनके बाकी चीज़ों से हम और आप असहमत या सहमत हो सकते हैं। हमास के जो हमले थे 7 अक्टूबर को, वो गाज़ा के करीब उन बस्तियों पर थे जो बस्तियां इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स हैं सेटलमेंट्स के, और जो इजराइल कहाँ बस्तियां बनाएगा, कहाँ नहीं बनाएगा, कहाँ से, आपको याद होगा कि कई बार बस्तियां वापिस भी इजराइल ने ली हैं। तो वो इलीगल बस्तियां थी जो यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स हैं उसके खिलाफ थी। तो ऑलरेडी वो एक ऑक्युपाइड एरिया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस बारे में भी खुद इजराइल के अखबार बता चुके हैं कि ज़्यादा बंधक न ले जाएं हमास वाले, तो कुछ जगह पे उन्होंने टैक्टिकल बमबारी की जिसमें उनके लोग भी मारे गए। तो ये तो एक मानवीय पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि उस दिन इजराइल के साथ देखिए 2 चीजें हैं थी। एक कि वह इनविंसिबल है, उसको आप हरा नहीं सकते। मेरे सामने लिस्ट है, 47 से 49 की लड़ाई, 56 की लड़ाई, 67 की लड़ाई, 67 से 70 तक की लड़ाई, 73 की लड़ाई, 78 की लड़ाई, 82 से 85 फर्स्ट लेबनान वार, 85 से 2000 सिक्योरिटी जोन कैंपेन, फर्स्ट इंतिफादा जो होता है 87 से 93 तक, 2000 से 2005 सेकंड इंतिफादा, 2006 में दूसरा लेबनान वार, 2008-9 में हमास के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, फिर 2012, 2014, 2021, 2023 और फिर ये 2024 जो लेबनान में दूसरा फ्रंट जो खुला है। तो कंटिन्यूअस लड़ाइयों का मसला है। लेकिन तो जो ये इनविंसिबल होने का जो मिथ था उस दिन टूटा। और 1 साल जो इजराइल ने किया, दूसरी ताकत जो इजराइल की है या थी, वो है उसका विक्टिमहुड। कि देखिए, हम ऐतिहासिक रूप से सताए हुए कौम हैं और हमने अपना होमलैंड बनाया है, और देखो हमको होमलैंड में भी ये लोग शांति से रहने नहीं देते। तो मैं विक्टिम हूँ बेसिकली। एक तो मैं, अगर आप मेरे से लड़ने आएंगे तो मैं हारूंगा नहीं, आप मुझे नहीं हरा सकते, अपराजय हूँ। और दूसरा ये है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो यहूदियों के साथ इतिहास में लगातार क्या क्या हुआ है, और इनके तो 50 देश हैं, इनको एक और देश, ये मैं नेतन्याहू को अगर कोट करूं खुद, कि इनको एक और देश क्यों चाहिए फिलिस्तीन। ये जो विक्टिमहुड का जो उसका हथियार था वो भी 1 साल में डिसमेंटल हुआ है।
गाजा की 10% पॉपुलेशन या तो मारी गई है, या वो मेम्ड है, विकलांग हो गई है, या घायल है। गाजा का 90% इलाका जो है वो, जैसा आपने बताया कि रिबिल्ड करने में कई दशक लगेंगे। वहाँ पर एक भी स्कूल, अस्पताल, एक हॉस्पिटल जो अभी काम कर रहा है उसको भी कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर आप खाली कर दें। तो बिल्कुल तबाह हुआ है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिस्टोरिकल विक्टिम हूँ। तो 1 साल का मैं मोटा मोटी ये एक एनालिसिस निकाल रहा हूँ। और जो नेतन्याहू की, अगर आप 1986 में उनकी एक किताब है टेररिज्म पे, उसको आप देखें, और उसके बाद उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को क्या बोला, फिर इराक में क्या हुआ, फिर यमन में क्या हुआ, ये सारी चीजें जो होती गई साल दर साल, तो ये वो जो उनका एजेंडा है कि किसी तरीके से वो ईरान के खिलाफ, क्योंकि आखिरी पंच जो है वो ईरान है, और ईरान है जो हिजबुल्ला को मदद कर रहा है, जो यमन में हूथियों को मदद कर रहा है, हमास को मदद कर रहा है, और इराक में जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं उनको मदद कर रहा है। तो आप एक बार ईरान को टेकआउट कर लेंगे तो हमारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। वो ये चाह रहे थे कि यमन की लड़ाई में, इराक की लड़ाई में, सीरिया की लड़ाई में जिस तरीके से हम अमेरिका को खींच लाए, या 80s में लेबनान में हम अमेरिका को खींच लाए, जिसमें कि हिजबुल्ला ने एक ही दिन में 284 या कुछ समथिंग को मार दिया था अमेरिकी सैनिकों को, और रोनाल्ड रेगन ने कहा कि भैया यहाँ अब नहीं रहना है। तो वो ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए। और अमेरिका अब जो है, पहले तो इन्वॉल्व भी हो सकता था अगर ये शुरू में होता तो 1 साल पहले, लेकिन अब हम अमेरिका भी हिचक रहा है, और ईरान ने भी 2 बार हमले करके एक डिटरेंस दे दिया है। तो ये जो एजेंडा है नेतन्याहू का, वो मुझे लगता है कि फेल होता हुआ दिख रहा है। मेरा सवाल ईरान पे ही अगला। ईरान ने 7 महीनों में 2 मौकों पर इजराइल पर सीधे हमले किए हैं। पहली बार 13 अप्रैल 2024 को, और इजराइल के 1 अप्रैल वाले हमले का यह बदला कहा गया। 1 अप्रैल 24 को इजराइल ने सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था, और इसमें ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी और 11 लोग मारे भी गए थे। बिल्कुल। अब इंटरनेशनल लॉ ये है कि अगर दूतावास पर हमला किया जाता है तो ये देश पर हमला माना जाएगा। ईरान ने माना भी। 1 अक्टूबर 24 को ईरान ने फिर से इजराइल पर मिसाइल से हमले किए, और ईरान ने फिर ये कहा कि ये हसन नसरल्लाह और इस्माइल हानिया की मौत का बदला लिया है हमने। तो हिस्ट्री में तो ये पहली बार है जब ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला बोला। तो सवाल यह है कि क्या इजराइल ने ईरान को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है? क्या वो ईरान को एक सीधी जंग में धकेलना चाहता है, जानबूझकर उकसा रहा है? देखिए, इतिहास जो है वो अपने आप में एक अजीब सी चीज है। बेबीलोनिया में, मतलब सदियों पहले, जब बेबीलोनियंस ने यहूदियों को कैप्चर किया और पकड़ के ले गए, और कई कई 100 साल तक रखा, बिल्कुल, उनको आजाद कराया फारस के राजा कुरुस ने, साइरस द ग्रेट। और आज हम देख रहे हैं, विडंबना देखिए इतिहास की विडंबना, कि आज वह एक यहूदी स्टेट और कुरुस के स्टेट का जो वारिस स्टेट है ईरान, ये दोनों आमने सामने। ये कुरुस के आजाद कराने के बाद जब यहूदी लौटे थे जेरूसलम में, तो उन्होंने फर्स्ट टेम्पल बनाया था जी। जिस फर्स्ट टेम्पल को फिर वो हिस्ट्री में विलीन हो गया। फिर सेकंड टेम्पल बना, जो सेकंड टेम्पल जो है रोमनों ने तोड़ा अभी 77 एडी में आके, 70 एडी में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जेरूसलम और वेस्ट एशिया की एक और खासियत है कि दुनिया में आप कोई इलाका नहीं देखेंगे जिसकी 5000 साल की कंटिन्यूअस हिस्ट्री हो, और मोटा मोटी वो रजिस्टर्ड हिस्ट्री हो, वो चाहे लिखी गई हो या पत्थरों पे बनी हो या उसके प्रमाण हो। वो इलाका है वो। और वो इलाका सिविलाइजेशन का क्रेडल भी है, खासकर सीरिया, लेबनान, ये जो इलाका है, फिलिस्तीन, जेरूसलम, जेरिको। और अब तो आप, जैसा हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि तेल से लेके समुद्री रास्ते सारे उधर से गुजर रहे हैं, सुएज कैनाल, लाल सागर, पर्शियन गल्फ, भयानक व्यापार हो रहा है। अदन की खाड़ी, हिंद महासागर, इधर आ जाइए, फिर मेडिटेरियन से उधर आप आएंगे तो यूरोप और बाकी चीजें। बिल्कुल। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। और वहां पे दो
ताकतें, उस इलाके में सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है ईरान, बहुत बड़ी जियोग्राफी है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। उस इलाके में अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के मदद से इजराइल जो है एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है, लेकिन ज्योग्राफिकली उसकी आइडेंटिटी बहुत छोटी है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान के लिए लैंड इन्वेजन कर पाना एक मुश्किल काम है, क्योंकि आपको दूसरे देशों की भी मदद लेनी पड़ेगी। आपको इराक, सीरिया, या तो अपने जो सपोर्टर्स हैं जैसे इराक, सीरिया, लेबनान, आप इसके रास्ते से जाएं। लेकिन फिर इराक में भी मिलिट्री है उनकी, अमेरिकन की। फिर क्या इराक की गवर्नमेंट सिर्फ आपसे फ्रेंडली है इसलिए आपको रास्ता दे देगी? आप नहीं गारंटी दे सकते। फिर उसका रिपरकशन इराक पे, सीरिया पे, लेबनान पे क्या होगा? एक बाकी अरब के जो ममालिक हैं, जो देश हैं, वो क्या करेंगे? तो मामला बहुत उलझा हुआ है। लेकिन कट द स्टोरी शॉर्ट, अगर इजराइल ये कह रहा है कि हमारे एग्जिस्टेंस का मसला है, क्योंकि ये परमाणु बम बना रहा है, और इजराइल ये कह रहा है कि इनके जो प्रॉक्सीज हैं वो हमारे लिए जीना हराम कर रहे हैं सालों साल से, तो ईरान को तो टेक आउट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं रह बचेगा। और खुद नेतन्याहू इस बात को कह रहे हैं कि मैं ईरान में रिजीम चेंज करूंगा। उन्होंने बोला ना कि मैं ईरानियंस को फ्री करने आ रहा हूं, आजाद करने आ रहा हूं। ईरानियों को संबोधित किया था उन्होंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईरानियन रिजीम है उसके भी एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो जब आपके गर्दन तक पानी आ गया है तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप फिर उस समय स्ट्रेटजी थोड़ी देखेंगे। और आप उस समय, जैसे कि बहुत बड़ी जो ताकतें होती हैं, वो लोग कहते हैं ना कि भाई अमेरिका के खर्चे इतने $1 ट्रिलियन खर्च हो गए अफगानिस्तान में या ईरान में, इराक में। तो या भारत ने मान लीजिए कि हम लोग जैसे सियाचिन को सिक्योर करना है तो वहाँ पे हमने बैठाया हुआ, बहुत खर्चा लगता है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी है। या अभी लद्दाख में टेंशन है तो आपको इक्विपमेंट्स और जवान भेजने हैं, अब वो बड़ा रिस्की भी है, खर्चा भी है, जैसे अभी टैंक बह गया था पिछले दिनों। लेकिन बड़ी ताकतों को इन सब चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस का सवाल है। आपकी एकता, अखंडता, संप्रभुता होता रहे, खर्चा होता रहे, बना रहना। और आप एक जगह अगर बैक डाउन करेंगे तो फिर आप कहीं भी बैक डाउन कर सकते हैं ना, आपको करना पड़ सकता है। तो दोनों के लिए एक एक्सट्रीम सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो ईरान और इजराइल दोनों के लिए दोनों तरफ से तैयारी पूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब ईरानियन रिवॉल्यूशन, इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके तुरंत बाद सद्दाम हुसैन के साथ उनकी जंग हो गई। अब उस जंग के बारे में हम लोग थोड़ा सोचेंगे तो देखेंगे क्या कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि ईरान में अभी अभी एक सत्ता आई है और वो 8 साल तक जंग कैसे लड़ पाई। उसका मामला ये है कि जो ईरान के शाह थे, उन्होंने अमेरिका से, ब्रिटेन से और पश्चिमी लोगों से खूब हथियार खरीदा। बिल्कुल। और आप जान के आश्चर्य होगा कि ये सऊदीज, अमीराती, कतरी, ये जो हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े असलहा खरीदने वाले देश हैं। खूब खरीदते हैं। जैसे नहीं होता दरवाजे पर यार 4 गाड़ी रहनी चाहिए ना, उस तरीके से 100 टैंक लगा दो। सऊदी एयरफोर्स जबरदस्त है। भले वो लड़ते नहीं है कहीं, लेकिन उनका रिकॉर्ड तो एक आध जगह लड़े हैं ठीक से। तो बहरहाल, तो वही चीज इजराइल के साथ है। यह मीथ है कि इजराइल एक मिलिट्री सुपर पावर है। ये एकदम मिथोलॉजी का हिस्सा है। आप देखिए कैसे अभी हसन नसरल्लाह को मारा, वो बम, वो जो बंकर में कटर बम गया, एक पहले वो गिरेगा, वो थोड़ा साफ करेगा, फिर दूसरा बम उसको कट करेगा, और तीसरा फिर ब्लास्ट करेगा बंकर बिल्कुल नीचे जाके। तो ये इतने भारी बम जो है, ये कोई मुझे बताए कि कौन सी इजरायली कंपनी बनाती है? क्या इजराइल के पास इन बम को, ऐसे हथियारों को, ऐसे बम बनाने के क्या उनके पास केमिकल्स और बाकी चीजें हैं क्या? वो खुद नहीं बना रहे, सब अमेरिका से आ रहा है। और अभी आपको ये इजरायली अखबारों और अमेरिकन अखबारों ने लिखा है कि करीब करीब $20 अरब जो का इन्होंने अभी दिया है 1 साल के भीतर, 7 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर। और यह जो रकम है वो इजराइल की जीडीपी का लगभग 10% है। तो आप समझ सकते हैं। और पर एनम उनका 3 अरब ऐसे आता है पैसा अमेरिकन का।
अमेरिका का, अमेरिका और का। बाकी जो अमेरिका में जो लोग काम करते हैं, जो इजरायली हैं वो आते या हैं। प्रो जायनिस्ट हैं या प्रो इजरायली हम्म। फोर्सेस हैं, तो इजराइल ये चाह रहा है कि मेरी लड़ाई अमेरिका लड़े। वो ठीक है, पर मैं इस बीच में सवाल पूछ लेता हूँ वरना भूल जाऊंगा। आप कह रहे हैं कि ठीक है, इजराइल सुपर पावर नहीं है इस मामले में, हथियारों के मामले में अमेरिका उसे देता है, लेकिन जो ईरान के हथियार भी हैं, जिस दौर के आप कह रहे हैं, ईरान के शाह के दौर के, 1979 में सब खत्म हो गया, मैं पढ़ रहा था जितना, तो वो अत्याधुनिक हथियार उस वक्त के वही हैं ईरान के पास भी, क्योंकि उसके बाद तो उसके पास भी इंपोर्ट का सिस्टम खत्म हो गया, 10 तरह के बैन लग गए। मैंने वो एनालॉजी इसलिए दी थी कि जिस तरीके से वो लड़ाई उधार के हथियारों से लड़ी गई, हाँ उसी तरीके से इजराइल भी उधार के हथियारों से लड़ रहा। मैंने वो एनालॉजी दी। मैंने ये हाँ, नहीं कहा मतलब कि उन हथियारों के बल पे आज ईरान लड़ नहीं, पाएगा। और वैसे भी जब लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर फैल जाए तो अपने बनाए हथियारों से लड़ना तो यूं भी मुश्किल है। अभी यूक्रेन को भी हथियार देने ही पड़ रहे हैं, हाँ, साउथ कोरिया, है ना? नॉर्थ कोरिया दे रहा है, ईरान दे रहा है, तो रूस को, और तो कोई ना कोई किसी को कोई हथियार ना तो कोई देगा ही। देगा। लेकिन ये होता है ना कि आपको अपने लोग होने चाहिए, आपका लड़ने वाला सैनिक आपका हो, बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हो। आपका तो आयरन डोम आपने बना लिया और उसकी बैटरी आ रही है बाहर से, और सबसे बड़े जो आर्म सप्लायर हैं इजराइल के, वो अमेरिका, जर्मनी, इटली हैं, और बाकी थोड़ा मोड़ा ब्रिटेन और ये वो है। तो मेरा ये कहना है इसमें हम्म, कि देखिए, ईरान दुनिया के उन कुछ देशों में है जिस पे सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं, और उसी सैंक्शंस का रिजल्ट रहा कि इनके राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई। क्यों? क्योंकि वो 40 साल पुराना हेलीकॉप्टर था। अगर नया हेलीकॉप्टर रहता तो शायद नहीं होती दुर्घटना। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो दुर्घटना थी भी नहीं। वो तो मान लीजिए कि अब वो तो जांच का विषय है आपके पास, हमारे पास तो कोई वैसा उपाय है नहीं है। थोड़ा शायद वेट करें तो वो भी आप वो नहीं कर सकते, कभी किसी किताब में खुलासा हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। उसमें क्या है कि ईरान ने अपने सैंक्शंस को काउंटर करने के लिए उसने इंडिजीनियस मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त वो किया है, और दुनिया के जो टॉप 4 ड्रोन में जो देश हैं उसमें ईरान है, तो ड्रोन बेचता है अब। जो बेचता है। तो ड्रोन और मिसाइल के मामले में इजराइल उसके सामने टिक नहीं पाएगा। एक तो ये चीज, क्योंकि उन्होंने खूब बनाया। तो मतलब कुछ लोगों के दिमाग से जाला साफ हो जाना चाहिए कि इजराइल अगर फुल फ्लेजेड वार में जाएगा तो वो ईरान को हरा ही देगा। ऐसा जरूरी नहीं है, हरा भी दे अगर तो भी एक लंबी वॉर चलेगी, क्योंकि ईरान के पास ठीक ठाक हथियार हैं। 2 बार ईरान ने इस साल हमले किए हैं। उन हमलों का क्या मैसेज आता है, देखिए, एक कि जो पीछे उन्होंने बता के कहा कि हम भाई मारेंगे, वो सब वो था, एक सिंबॉलिक थी कि तुमने हमारे साथ किया, मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा, हिसाब बराबर। इजराइल का कौन सा ऐसा कोना था जहां पे ईरानी मिसाइलें नहीं पहुंची थी? ये मैं अप्रैल की बात कर रहा हूं। आपको याद होगा कि इजरायली पार्लियामेंट के ऊपर से चीजें आ रही हैं, अल अक्सा मस्जिद के ऊपर से ईरानी मिसाइल्स जा रही हैं, और हर जगह जा रही हैं, लेकिन चूंकि बता दिया गया था तो उनको काउंटर कर दिया गया, नुकसान नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ? इस बार उन्होंने स्ट्रेटेजिक जगहों को निशाना बनाया। उन्होंने आयरन डोम और बाकी जो 2-3 तरीके के उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, उनको चकमा दिया, और उन्होंने अटैक्स, रियल अटैक्स किए। हिजबुल्ला, हमास और ईरान के जो रॉकेट्स हैं, वो देखिए, जीत और हार को कैसे हम लोग देख रहे हैं, बस देखो बर्बाद कर दिया है, उड़ा दिया। वीडियो अच्छा लगता ना, विजुअल्स। लेकिन इन लोगों ने, जो एंटी इजरायली फोर्सेस हैं, इन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक टारगेट नहीं किया है बिग वे में। नहीं, लेकिन जो हमला हुआ भी उसमें सिविलियंस या कोई भी मारा भी तो नहीं गया, मतलब इजराइल तो नहीं मानता है। तो आप देखिए, ये जानबूझ के, ये सोची समझी रणनीति है। जैसे अभी हिजबुल्ला ने क्या कहा है कि इन्होंने यूनाइटेड नेशन के जो फोर्स हैं, आयरिस जो आर्मी मैन है, उनको इन्होंने ह्यूमन शील्ड बनाया इजरायलियों ने। तो हिजबुल्ला ने कह दिया कि भले यहाँ पे हमारा नुकसान हो जाए, हम नहीं गोली चलाएंगे, हम नहीं चाहते कि हम आयरिस आर्मी मैन को मारें। तो ये उन्होंने एक मोरल पोजीशन लिया। लेकिन मोसाद का दफ्तर हो कि हमास का दफ्तर हो, वो सब सिविलियन इलाकों में ही होते हैं। नहीं, वो होते जरूर है, वो अपने आप को छुपाए रखने के लिए भी तो जरूरी है। बिल्कुल, उसमें मेरा कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट, अब जैसे मान लीजिए पेजर वाला ही हमला है, तो आप अगर इतने ही बहुत सोफिस्टिकेटेड थे, तो आपने मान लीजिए कि 4000 पेजर में आपने विस्फोट करने हैं, कर सकते हैं आप, लेकिन आपको
आप बहुत बड़े इंटेलिजेंस के माहिर खिलाड़ी हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 270 पेजर जो हैं, वो हिजबुल्लाह का कमान जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो दम है तो 270 पे करो ना। आप 4000 पे इनडिस्क्रिमिनेट, ये टेरर टैक्टिक्स है। और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, 1986 की जो बेंजामिन नेतन्याहू की किताब है, उसमें वो जो टेररिज्म की परिभाषा करते हैं, वो एग्जैक्टली वही परिभाषा अगर हम 1 साल लागू कर दें, बीते 1 साल में, तो एग्जैक्टली वो इजराइल कर रहा है। इससे हुआ क्या है, 2 चीजें हुई हैं। इजरायली स्टॉक पाइल्स बहुत खर्चा हुआ है। थोड़ा मिलिटरीली हम लोग देखें, हिजबुल्लाह ने और हमास ने जो पिछले दिनों रॉकेटबाजी करी थी ईरानी हमले से पहले, तो आयरन डोम जो है या बाकी और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उनकी बैटरीज खर्च हो रही हैं, या यमन के हुथी आ रहे हैं। तो आपका जो हथियार है वो डिप्लेट कर रहा है। वो 200 रुपए का रॉकेट मार रहा है, आप 2000 रुपए का बैटरी छोड़ रहे हो। तो जब आपका थोड़ा सा कमजोर हुआ, अच्छा आपने क्या किया, आपने गाजा में भी आपको सील्ड लगाना है, आपको नदर्न इजराइल में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लगाना है, इलियट वगैरह में आपको यमन का लगाना है, हाइफा में भी लगाना है, लगाना वहां भी। ठीक है। तो आपने न्यूज देखा होगा कि वो ट्रकों पे आयरन डोम जा रहा है, तो एक जगह से जा रहा होगा ना कहीं, तो वहां तो खाली होगी जगह। हाँ, उसमें जो इजराइल ईरान ने जो किया क्या कि उस गैप का फायदा मिला उसको, इसीलिए दूसरी बार वो लोग डाउन नहीं कर पाए। इजरायली अखबार भी लिख रहे हैं कि 10% के आसपास हम लोग रोक पाए हैं, 90% गिरा है। अब इसी 90% को अगर हम थोड़ा सा इंटेंसिटी और भी कम कर दें, 50% गिरा, और उन 50% मिसाइलों की क्षमता आप बढ़ा दीजिए, तो हताहतों की संख्या ही बढ़ जाएगी। तो ईरान ने यह जरूर दिखा दिया है कि युद्ध की स्थिति रिजल्ट जो हो, वह इजराइल को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाएगा, नंबर 1। नंबर 2, कि अगर अमेरिका उसमें एंट्री करेगा, देखिए इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि यह युद्ध जो होगा, यह इजराइल और ईरान का युद्ध नहीं होगा, यह क्षेत्रीय युद्ध नहीं होगा, यह एक तरीके का महायुद्ध होगा। क्यों? अमेरिका घुस गया। अब आइए, 10 अरब देशों में अमेरिका के ठिकाने हैं, सब उसके ईरान साफ साफ बोल चुका है कि अगर आप अमेरिका इन ठिकानों का इस्तेमाल करेगा तो आप लेजिटिमेट टारगेट होंगे। सारे अरब देश आ गए। अब अरब देश क्या कर रहे हैं, हम तो भैया न्यूट्रल रहेंगे, हम इसमें कुछ नहीं चक्कर में पड़ेंगे। वो न्यूट्रलिटी कितने दिन चलेगी? एक, पर्शियन गल्फ बंद होगा, रेड सी बंद होगा, पूरा आपका तेल जहाज निर्यात आयात दुनिया का, आप ही का नहीं, चीन का भी बंद होगा, भारत का भी बंद होगा, पाकिस्तान का भी बंद होगा, सबका बंद होगा। संयुक्त अरब अमीरात का सारा जो है पर्शियन गल्फ से ट्रैवल कर रहा है, पूरा दुबई बंद, दोहा का एयरपोर्ट बंद, जो कि आपको यूरोप जाना है, रशिया जाना है तो आपको दोहा से होके ट्रांजिट करना है। बिल्कुल। तो वो जब लड़ाई होगी तो वो भयंकर होगी, और जब वो लड़ाई भयंकर होगी तो क्या सीरिया में जो रूस के इंटरेस्ट हैं, अगर अमेरिका इजराइल के इंटरेस्ट के लिए आ रहा है तो रूस को सीरिया के इंटरेस्ट के लिए आना पड़ेगा। अभी हाल में बिल्कुल पास उसके एक हथियारों के अड्डा था, क्या था, उसके बिल्कुल पास ही मिसाइल गिरा था। तो उसमें भी तब ये कहा जा रहा था कि शायद अब रूस को आना पड़ेगा, क्योंकि उसे समझ में आ रहा है कि इजराइल निशाना बना तो रहा है। और इनफैक्ट अभी किसी सेंट्रल एशियन राजधानी में, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद ताजिकिस्तान में या कहीं, इस हफ्ते ईरानियन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट की मीटिंग भी हो रही है। वैसे इजराइल के हमले को लेकर 3 तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। पहला, कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर सकता है, और ट्रंप की तरफ से भी इस तरह की बातों को बढ़ावा मिला है कि कर दो। और अब जिस तरह से इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है इस कॉन्फ्लिक्ट की, तो उसमें लग रहा है कि ईरान बहुत तेज़ी से परमाणु हथियार बनाने की तरफ है। पता नहीं उसके पास है, बना रहा है, क्या कर रहा है। दूसरा नंबर, वो ईरान के ऑयल या गैस रिजर्व्स पर भी हमला कर सकता है, जो अभी तक वो कर नहीं रहा था। और तीसरा नंबर है आशंका का कि वो ईरान के किसी और बड़े लीडर की हत्या कर सकता है, जिससे लड़ाई और बढ़ जाए। आपको इनमें से किस आशंका में सबसे ज्यादा दम दिखता है? अगला स्टेप क्या होगा? से ईरानी और ईरान के जो सहयोगी समूह हैं, हिजबुल्लाह वगैरह, इनके भीतर जिस तरीके का इजरायली इंटेलिजेंस की पैठ हमने पिछले दिनों दिखी है, तो उससे एक आशंका, इस आशंका को तो बल मिलता ही है कि इजराइल के पास वो कैपेबिलिटी है कि लीडरों को वो निशाना बना सकता है।
लेकिन यहाँ पर एक लाइन बोल के मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा कि ये इजरायली इंटेलिजेंस, अगेन मैं कहूंगा कि ये इजराइल के इंटेलिजेंस को फैंटम समझने की जो हम लोगों की आदत है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। पूरे अमेरिका के अंदर, पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने हैं, उनके ड्रोन्स घूमते रहते हैं। गाजा में ब्रिटिश अखबारों को उठा के देखा जाए, ब्रिटेन के ड्रोन्स जो हैं उन्होंने गाजा में रेकी की है, हजारों उन्होंने ट्रिप्स लगाए हैं और उन्होंने कोऑर्डिनेट्स जो है इजरायली मिलिट्री को दिए हैं। उसी तरीके से सैटेलाइट, कोई मुझे बताए कि इजराइल का कौन सा स्पाई सैटेलाइट घूम रहा भाई? वो तो अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं, वो ब्रिटिश सैटेलाइट्स हैं। तो वहां भी ये अरब के देश और वेस्टर्न कंट्रीज वो उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है। बहरहाल उनके पास वो कैपेबिलिटी हो सकती है क्योंकि उन्होंने ब्रीच किया है। ईरानियन इंटेलिजेंस सिस्टम जो है बुरी तरीके से ब्रीच हुआ है, वो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी तेल की। देखें, अगर आप ईरान के तेल के डिपो या उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो कई जगह फैले हुए हैं पूरे देश में, बहुत बड़ा देश है। और ईरान बहुत बड़ा तेल का प्रोड्यूसर कंट्री है। इजराइल तेल का प्रोड्यूसर कंट्री नहीं है, इंपोर्टर है। तो जो ईरानियंस ने कहा है कि तुम तो हमारा बर्बाद कर दोगे, वेरी गुड, थैंक यू, वेलकम, आओ, लेकिन तुम्हारे तो 3 है। हम अगर उन 3 को मार देंगे तो ना आपके पास पेट्रोल बचेगा, ना आपके जनरेटर्स चलेंगे, ना आपके बिजली के वो चलेंगे, संयंत्र। तो वहां पे वो डेंजर है। और एक जो ईरान का बहुत बड़ा डिपो पर्शियन गल्फ के मुहाने पे है, जहां पे हमारे अभी 3 भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत ईरानियन नेवी के साथ कुछ ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए अभी वहां पे है, बंदर अब्बास में, बंदरगाह पे, वहां पे ईरानियन डिपो है। अगर वो डिपो बंद हो जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारा त्योहार जो है बिगड़ जाएगा बुरी तरीके से। ठीक है। अब बात रह गई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की। देखिए, उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के अगर आप नक्शे देखें तो उन्होंने एक तो फार अवे बनाया है, मतलब इजराइल से मतलब इजराइल के मिसाइल्स को या उनके जेट्स को काफी अंदर ईरान के भीतर घुसना पड़ेगा। तो उतने दूर के ईरानियन डिफेंस को आपको चकमा देना होगा और फिर आप वहां पे पहुंचेंगे। वो डेजर्ट और माउंटेन का इलाका है। तो अब हमारे पास, हम नहीं अंदाजा लगा सकते कि एग्जैक्टली इजराइल के पास कितनी इंटेलिजेंस है उसके बारे में, डिटेल्स के बारे में। हो सकता है कि मामला यहाँ है, आपने बम यहाँ गिरा दिया, तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। और इतने दिन से जब आप बोल रहे हो कि न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दूंगा, तो कुछ उसने भी तो व्यवस्था कर ली होगी ना अब तक। और तीसरी चीज कि भगवान न करे कि ये लोग न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस स्टेज पर वहां पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो जो रेडियो एक्टिविटी फैलेगी वो कहां तक और क्या कोई कंट्रोल कर नहीं सकता, उसको आप कंट्रोल ही नहीं कर अच्छा, वैसे इस बात में कितना दम है कि ईरान के पास परमाणु बम आ ही चुका है? तो मैं अपने तरफ से कोई जवाब नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास कोई उस तरीके का इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के विदेश सचिव टोनी ब्लिंकन को मैं कोट कर सकता हूं। एंटनी, हाँ, क्या कहा? इन लोगों ने जुलाई में कहा था, जुलाई 2024 में, कि ईरान इतना करीब पहुंच गया है अपने न्यूक्लियर उसमें कि वो 2 हफ्ते के अंदर बम बना लेगा, ये कहा। और देखिए, मैं मतलब न्यूक्लियर हथियारों जैसा घटिया हथियार मतलब कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि हर हथियार ही एक तरीके से घटिया होते हैं, लेकिन आज की स्थिति में अगर ईरान को अपने सर्वाइवल के लिए सचमुच में ईरानियन रिजीम अगर सीरियस है, देखिए 3 बातें हुई हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कहा? ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि आपने बोला था कि सीज फायर होगा तो हमने रिटेलिएट नहीं किया, हाँ, है? मेरे साथ धोखा हुआ है। लेबनीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मरने से पहले हसन नसरल्लाह ने, हिजबुल्लाह के सुप्रीमो ने कहा था कि मैं तैयार हूं सीज फायर के लिए, और अमेरिका और फ्रांस के थ्रू ये बात इजराइल को कह दी गई थी और रिटर्न मैसेज आया था कि पॉजिटिव है मामला। ओके। वहां धोखा मिला। आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, ये मीटिंग, कतर में मीटिंग हो रही है, इजिप्ट में मीटिंग हो रही है, गाजा अभी तक बर्बाद हो रहा है। ऐसी स्थिति में ईरान के पास कोई कारण नहीं है कि वो वेस्टर्न किसी भी तरीके के एश्योरेंस का
भरोसा करे। तो वो क्या कर सकता है? उसके पास कोई उपाय नहीं है। बाकी ठीक है कि आप डिफेंस सिस्टम रसिया से ले लें, कुछ मिसाइल्स जो है आप नॉर्थ कोरिया से ले लें, आप पैसे या मेडिसिन और बाकी जो गाड़ियाँ वगैरह हैं आप चाइना से ले लें, हुँ, वो अपनी जगह बात है। लेकिन आपकी अपनी ताकत बननी चाहिए। हुँ, और आज जो इज़राइल वहाँ पर ऐंठा हुआ है और वो कई बार वो वेस्ट को भी ब्लैकमेल करता है, वो इसीलिए कि उसके पास परमाणु बम है। हुँ, तो मेरा मानना है कि अभी तो अगर आप मेरी बात पूछें तो मुझे नहीं लगता कि अभी ईरान के पास परमाणु बम है। ठीक है। लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी है और वो अब प्रेशर में वो अभी देखिए पेजेस्कियन जो इलेक्शन हुँ, जीते हैं, हुँ, हुँ। वो इसी बात पे जीते थे कि हम हथियार नहीं बनाएँगे, आप ये सैंक्शंस वगैरह का कुछ करो। आपने तो उसकी गर्दन पकड़ ली। ये मेरा सवाल भी था कि जो मसूद पेजेश्कियान हैं नए राष्ट्रपति, क्या ख़ामनेई और उनके बीच में कुछ मतभेद भी हैं इन बातों को लेकर? क्योंकि वो तो यूएन जनरल असेंबली में बोले ही हैं कि हम वेस्ट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हथियार वाली बात भी आपने बताई थी। देखें दिक्कत क्या होती है ना कि हम लोग लोकतंत्र की वही परिभाषा जानते हैं जो हमारे यहाँ होती है। हुँ, और हम अपने यहाँ भी भूल जाते हैं कि दारू बाँट के और सोना बाँट के और साड़ी बाँट के कैसे वोट लिया जाता है। हुँ, लेकिन हम दुनिया भर में ताल ठोक के जाते हैं, घूमते हैं कि लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र की कई कई रूप हो सकते हैं लोकतंत्र के। ईरान में थियोक्रेटिक स्टेट ज़रूर है कि सुप्रीम लीडर होंगे, उनकी काउंसिल होगी, वो आपको मोरालिटी बताएगी, वो आपको डायरेक्शन एक हुँ, सर्टेन डायरेक्शन हुँ, देगी। लेकिन ईरान में जिस तरीके का उन्होंने उनकी डेमोक्रेसी बनी है, उस डेमोक्रेसी में फैसले लिए नहीं जाते, फैसलों तक पहुंचा जाता है। ना फैसले दिए जाते हैं। ईरानियन सुप्रीम लीडर जो हैं, वो रोज सुबह बैठ के जैसे हम लोगों की एडिटोरियल मीटिंग होती है वैसे नहीं करते वो गाय बगाए कभी कुछ बोल दिए, कभी आ गए, कभी कर दिया। अभी 5 साल के बाद तो उन्होंने नमाज पढ़ाई। तो वहां ना तो फैसले दिए जाते हैं, ना फैसले लिए जाते हैं, वहां फैसलों तक पहुंचा जाता है। जब मैं ये बात कर रहा हूं उसका मतलब ये है कि उनके पास बहुत तरीके की कमिटीज हैं, पार्लियामेंट है हुँ, और कई सारी कमिटीज हैं। आप ये समझ लें कि बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के आप एक मंत्री तक आप नियुक्त नहीं कर सकते। सुप्रीम काउंसिल इसमें कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम काउंसिल की जो सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो ये बताता है, वो आपको चुनाव लड़ने से रोक सकता है, किन्हीं कारणों से। हुँ, अब वो बहानेबाजी हो सकती है, जबरदस्ती हो सकती है, जो भी आप उसको नाम दें। तो इसीलिए आपने देखा कि पेजेस्कियन हो, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, 2-3 वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्ट्रेटेजिक जो जवाद ज़रीफ जो कि पहले विदेश मंत्री रह चुके हैं, उनके टाइम में ही न्यूक्लियर डील हुआ था। हाँ, यूएस से। इन लोगों ने कहा और बिल्कुल सही बात कही कि हमको वेस्ट के साथ पॉजिटिवली करना चाहिए। जो दूसरा ग्रुप था वो ये कह रहा था कि भैया ये परमानेंट धोखेबाज हैं, तुम चक्कर में ना पड़ो। लीबिया के साथ इन्होंने बातचीत की, क्या हुआ मुअम्मर गद्दाफी का? सद्दाम हुसैन को इन्होंने आर्म्स दिए, क्या किया सद्दाम हुसैन के साथ? सीधा-सीधा सी चीज़ है। इन्होंने कहा कि सबको डेमोक्रेसी कराएँगे। हुँ, बराक ओबामा ने कहा, ये 2010-11 में ट्यूनीशिया में, इजिप्ट में, सीरिया में, सब जगह। यमन 15 साल युद्ध हुँ, हुआ, सीरिया तबाह, इराक बर्बाद, वहाँ तानाशाह बैठा हुआ है इजिप्ट में। और ट्यूनीशिया में देखिए अभी अभी कल इलेक्शन का रिजल्ट आया, 92-99% वोट से वो याद भी जीता है। तो हो गया लोकतंत्र। तो आप ये समझें कि जिस लेवल का कैंपेन हुआ, अगर किसी को ईरान की डेमोक्रेसी को लेके कोई भी संदेह हो ना, तो वो पीछे अभी चुनाव हुआ है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। उसी के उद्घाटन समारोह में तो हमारे नितिन गडकरी गए थे हुँ, और इस्माइल हानी आए थे हमास वाले, बिल्कुल, जिसमें उनको निपटा मार दिया दिया गया है। गया। हुँ, तो वहाँ पे ये मसला है कि विरोध नहीं है, मतभेद ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जो इस्लामिक गार्ड है, मिलिट्री जो उनकी है, अल कुद्स फोर्स जिसको वो कहते हैं, जो रीजन में चलता है, वो उसके ये दोनों वो थे, जलीली भी और पेजेस्कियन भी दोनों उसके फैन हैं। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि उस पे वो है। अभी जवाद ज़रीफ का इंटरव्यू मैं देख रहा था, 2 दिन पहले आया है। हालाँकि इंटरव्यू हसन नसरल्ला के मारे जाने से 1-2 दिन पहले ले लिया गया था। हुँ, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जनरल सुलेमानी की जो हत्या हुई थी हुँ, बगदाद हुँ, एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने कहा कि ईरानियन हिस्ट्री का सबसे रिस्पेक्टेड मिलिट्री जनरल, हुँ। उसको आपने मार दिया। ट्रम्प के टाइम पे ट्रम्प के समय में मारा गया था। तो उसको आपने मार दिया और फिर उन्होंने हल्के से बोल रहे हैं, माय गुड फ्रेंड।
तो ऐसा नहीं है, वो बस विभाजन एक नहीं होता कि भाई मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, वो तो हम लोगों की मीटिंग में घर में हर जगह जो लेकिन वो बहुत गहरा नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि वो ईरान की लीडरशिप बहुत गहरे बटी हुई नहीं है, ना सेम पेज पे ही है लगभग। सेम पेज पर है। अच्छा। अच्छा, सेम पेज पर न भी हो हम्म। तो देश की जो एकता है, अखंडता है, हाँ संप्रभुता है, हाँ उसको लेके आप कैसे क्या हाँ, बहस मतलब अगर करेंगे? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगा हाँ, तब तो फिर वॉर कैबिनेट बैठेगी और वो तय करेगी, अब उसमें तुम सेम पेज पे हो ना हो, सबको लड़ना ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता। सऊदी अरब को लेकर बहुत सवाल हैं। इनफैक्ट जब पिछला पढ़ाकू नेत्र हम रिकॉर्ड कर रहे थे, ये सवाल मैंने बार बार एक्सपर्ट से पूछा, आपसे ही पूछ लेता हूँ। करीब करीब क्या पूरी तरह ही तटस्थ सा दिख रहा हो, तटस्थ भी क्या दिख रहा है, अलग ही खड़ा है। इसकी राजनीतिक वजह क्या है? क्या कोई डील है? उसकी डील तो है ही बहरहाल, लेकिन क्या ऐसी डील है कि आप ईरान से किसी भी लेवल तक लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, हम बिल्कुल ही नहीं आएंगे? या ये अब शिया बनाम यहूदी की लड़ाई है, सुन्नियों की है ही नहीं, क्योंकि केवल सऊदी अरब नहीं बल्कि बाकी देश भी जो सुन्नी बहुल हैं वो भी नहीं लड़ रहे हैं? हो क्या रहा है? या फिर वही जो डिप्लोमेसी में होता है कि बिना लड़े भी अगर जीत मिल रही हो, ईरान हारे तो हम ही हैं बस, ये है? देखिए, ये बात ये एक परसेप्शन तो है, और जिस तरीके का ईरान के साथ इन अरब देशों का रिलेशन रहा है ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स, तो उसमें वो कहानी तो है। लेकिन अब अभी जो चीज हो रही है, ये ह्यूमिलिएशन सिर्फ पैलेस्टीनियंस का नहीं है। पैलेस्टीनियंस तो ह्यूमिलिएटेड आई है पिछले 70-80 साल से। न ये ईरान का ह्यूमिलिएशन है, वो भी ह्यूमिलिएशन तो भाई अब उनके लोग प्रॉक्सीज मारे जा रहे हैं। लेकिन ईरान और फिलिस्तीनियन कम से कम ये सांत्वना दे सकते हैं अपने आप को कि हम कुछ कि कर हम रहे हैं। फाइट कर रहे हैं। हाँ, हम कुछ तो कर रहे हैं। हाँ। अरब वर्ल्ड भी, सुन्नी वर्ल्ड, हालांकि हमास दे आर ऑल सुन्नी, सुन्नी है। और सीरिया में सुन्नियों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वो भी ह्यूमिलिएटेड हुए हैं। ह्यूमिलिएटेड इसलिए हुए हैं कि उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। सवाल एक तो ये हो सकता कि चलो मेरा दुश्मन है या मेरे से इसको दिक्कत है तो उसका नुकसान हो रहा, मैं चुपचाप बैठा रहा हूं। लेकिन मुझसे क्यों नहीं अमेरिका आके पूछ रहा है, या मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? भाई कतर ने मीटिंग करी, कतर उस इलाके का, कतर और अमीरात, ये अमेरिका के आप समझ लें कि ये वो हैं, रंगा बिल्ला हैं, जो मेडिएशन करने भी जाते हैं। हाँ, मेडिसिन करने भी जाते हैं। हालांकि उनके पॉजिटिव रोल्स भी हैं, मैं मतलब नेगेटिवली नहीं हाँ बोल ठीक रहा है, डिप्लोमेसी में तो 10 लेकिन पहलू हैं। आज इनको कोई नहीं पूछ रहा है, तो ये अरब वर्ल्ड का भी ह्यूमिलिएशन है। आप सोचिए कि 50,000 आदमी मार दिए गए। वैसे बाइडेन और इनके बीच में, एमबीएस के बीच में तो बातचीत वैसे भी खराब ही है। वो थी, लेकिन बाइडेन आके वो कर दिया, अब ठीक कर लिया। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, वेस्टर्न लीडर्स के साथ एक अच्छी बात क्या है, और अरब लीडर्स के पास, कि इनको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा मुश्किल की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रेडिक्टेबल है। पैसा, पावर। जॉर्डन के राजा को क्या दिक्कत है? जॉर्डन को राजा की दिक्कत है कि यार जितने जॉर्डनियंस नहीं है उससे ज्यादा फिलिस्तीनियंस है, किसी दिन मेरा तख्ता पलट ना कर दें। सऊदी अरब के राजा को दिख रहा है कि यार बगल में इराक में राजा को गर्दन काटी गई, इजिप्ट में राजा की गर्दन काटी गई, तो कैसे लीबिया में राजा को भगाया गया, बचाए रखे तो मोनार्की? मेरी दुकान बंद हो जाएगी। सऊदी अरब तो फिर भी बड़ा देश है। ईरान में हुआ, शाह भागे, ईरान तो फिर भी बड़ा देश है। ये बहरीन, कतर, कुवैत को तो आपने याद है 91 में? हाँ बिल्कुल। वो 4 गाड़ी अब इराकी गए, सद्दाम हुसैन ने कब्जा कर लिया बिना एक फायरिंग किए हुए। हाँ, उस दिन ही नहीं लगे। हाँ। लग रहा था पता नहीं कितनी लड़ाई चलेगी। लड़ाई चलेगी। तो इनको तो एक ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है, दूसरा चीज इनके लिए अच्छा क्या हुआ है कि जो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं वो कमजोर हो गए, यमनीज हों और हमास, हिजबुल्लाह। और हमास के साथ इनका दूसरा प्रॉब्लम भी है, मुस्लिम ब्रदरहुड वाला प्रॉब्लम भी है। मुस्लिम ब्रदरहुड यहाँ बैन है, वो हमास का वैचारिक वो है, वो दिक्कत है। लेकिन पिछले कुछ समय से, खासकर जो रईसी थे, प्रेसिडेंट रईसी ईरान के, जिनकी मृत्यु हुई जी, वे ये कोशिश, उन्होंने इसी प्लैंक पर एजेंडा रखा था कि मुझे अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा करना है। वो पेजेस्कियन ने भी किया है, वो ईरानियन सुप्रीम लीडर ने भी किया है, और इनफैक्ट ईरानी विदेश मंत्री अभी रियाद जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं। और अभी सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने कतर में जो मीटिंग हुई है उसमें कहा है कि हम आपस में जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उस किताब को हम हमेशा के लिए बंद कर देना चाहते हैं। क्योंकि अब देखिए, अब उनके भी एस्पिरेशंस हैं। जैसे सऊदी अरब जो है वो वन प्रोडक्ट इकोनॉमी से वो बाकी चीजों में डाइवर्सिफाई कर रहा है, जाना पड़ेगा। अमीरात ये कर रहा है। अमीरात देखिए रियल एस्टेट और बहुत सारे बिजनेस है, वो टेक्नोलॉजी।
दुबई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का हब बनता जा रहा है, और ये खासकर न्यू टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन और इस तरीके की चीजों का। तो वो लोग भी ये देख रहे हैं कि ये कहानी कहाँ जा रही है। आप लॉन्ग शॉर्ट टर्म में तो आपको कुछ कुछ फायदे हो गए, लॉन्ग टर्म में देखिए, इजराइल एकमात्र दुनिया का देश है जिसने अपने इतिहास में कभी भी अपना असली नक्शा नहीं बताया है। कोई नहीं जानता इजराइल का नक्शा क्या है। ये नक्शा तो यूनाइटेड नेशन का है, उसने दिया और था। उसके बीच में फिलिस्तीन है। ये कैसे हो सकता भाई? नहीं, कहा तो यही जा रहा है कि जिस तरह से पुतिन ग्रेटर रशिया की तरफ जा रहे हैं, उसी तरह नेतन्याहू का सपना भी ग्रेटर इजराइल ही है। नेतन्याहू का ही सपना नहीं है सर। हिटलर तो आता है 30s में ना, उससे जाइनिस्ट कांग्रेस कब बनी हुई है? लेट 19th सेंचुरी में। उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब मीटिंग हुई, ये सब वर्साई की संधि और ये सब जी। चीजें चल रही थी, तो उस समय ये डेविड बेन गुरियन जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, इन्होंने नक्शा रखा ब्रिटेन और फ्रांस के सामने कि सर सबको दे ही रहे नहीं, हो। यहूदी स्टेट की बात तो 1900 से भी पहले की है। नहीं, वो तो वो बहुत तो और पहले पहले की है। की है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो जाइनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, जाइनिस्ट कांग्रेस, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्होंने 1914 में बेलफास्ट ने कहा था जी। रॉथशेल्ड को कि तुम जेविस कांग्रेस को बोल दो कि हम बनाएंगे। वो आश्वासन तभी दे दिया हाँ, था पहले जब में। 2019 में लड़ाई खत्म हो जाती है, ऑटोमन एम्पायर ध्वस्त हो जाता है, जर्मन एम्पायर ध्वस्त हो जाता है, तो डेविड बेन 1919 गुरियों और जाइनिस्ट जो ग्रुप था, इन्होंने कहा कि भाई साहब, तुम तो सऊदी अरब भी बना रहे हो, ये भी बना रहे हो, ये भी बना रहे हो। ये क्या कर रहे थे? पेंसिल और वो लेके ऐसे ऐसे काटे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में कोई भी देश जो है, सारे देश आर्टिफिशियल देश है। ये मत समझिए कि वो उस तरीके से जैसे हिंदुस्तान है या हमारे चाइना यहाँ है, बने और ऐसे नहीं हाँ, बने। वैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर ये मेरा नक्शा। हमारा ही बना लीजिए। उसमें जो है बहुत सारा, थोड़ा सा इजिप्ट भी था, थोड़ा बिल्कुल, सऊदी अरब, थोड़ा बिल्कुल। जॉर्डन, थोड़ा सीरिया, लेबनान तो था ही। उन्होंने कहा कि अरे यार मरवाओगे यार, बंद करो यार, ये मामला खत्म हो गया। हिटलर के आने से पहले, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ट्रांस जॉर्डन को इजराइल के नक्शे में, प्रस्तावित इजराइल के नक्शे में शामिल करो। ट्रांसजेंडर जिसको हम आज जॉर्डन मानते हैं, जॉर्डन कहते हैं, वेस्ट बैंक के उधर वाला हाँ, हिस्सा। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अमेरिकन ने और ब्रिटिशर्स ने मक्का के शेरीफ के 2 बच्चों को, एक को जॉर्डन का और एक को इराक का राजा बनाया था। इसको इराक वाले को तो 52 में निपटा दिया, इनका भी चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ट्रांसजेंडर यार अभी मत, इतना पंगा मत करो यार। उसने जाइनिस्ट मूवमेंट को ब्रेक कर दिया, उसने अलग खेमा बना दिया, और वही आदमी लिकुड पार्टी का गॉडफादर है, जो बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है। बिल्कुल। तो आज अगर गाजा गया, आज अगर वेस्ट बैंक गया, आज अगर लेबनान का एक बड़ा हिस्सा गया, गोलान हाइट ऑलरेडी चला ही गया है, उनके पास ही। हाँ, तो और सिनाई उन्होंने ले लिया था 67 वार में, उसके बाद लौटाया था, 6 दिन वाली वॉर थी। हाँ, लौटाया उसको। तो ये सऊदी अरब और इजिप्ट को भी पता है। अभी इजिप्ट जो है ह्यूमिलेटेड हुआ है रफा बॉर्डर पे, गाजा में। तो इनको समझना चाहिए कि अगर इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के विजन को इस तरीके से वो चलने दिया, और एक लास्ट बात मैं आपको बताऊं, नहीं, इसे पूरा कीजिए, चलने दिया तो कल को ये चीज, क्योंकि बार बार नेतन्याहू कहते हैं ऑन रिकॉर्ड, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तब, जब वे 27-28 साल के स्टूडेंट थे और भाषण देते थे। बाय द वे, इजराइल के इतिहास में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, और इजराइल को इन्होंने अपने पर्सनालिटी में शेप किया है, इजरायली पॉलिटिक्स को, डायरेक्शन को। या तो तुम नेतन्याहू के सपोर्ट में हो, या तुम नेतन्याहू के खिलाफ में हो। ये है इजराइल पॉलिटिक्स का नटसेल, इसमें और कोई तीसरा सिस्टम नहीं है। तो कल को अरब को भी वो चैलेंज लेना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए सीरिया में आज बशर अल असद है, तो आपको बुरा लग रहा है, मान लीजिए अरबों के हिसाब से मैं कह रहा हूं। कल को बशर अल असद हट गए, अलवाइट शिया का शासन खत्म हो गया, कोई सुन्नी आ गया, तो क्या गोलान हाइट दे दोगे? वो तो नेशनल पॉलिसी है, दे ही नहीं सकते आप। तो अगर मान लीजिए कल को भारत में कोई तानाशाही आ जाए, कोई रजवाड़ा आ जाए, तो क्या आधा देश दूसरे को दे देगा क्या? ऐसे कैसे चलेगा भाई? देश तो देश है। और इसीलिए लेबनान में क्रिश्चियन कम्युनिटीज में और द्रूज में और बहुत जगह क्यों हिजबुल्ला का या सुन्नियों में हिजबुल्ला का रिस्पेक्ट है। लेबनान में आर्मी नाम की कोई चीज, क्योंकि वो एक नेशनलिस्ट फोर्स भी है। नेशनलिस्ट फोर्स, वो उसको डिफेंड कर रहा है। उसने इजराइल को भगाया था 2006 में, बिल्कुल। उसने लड़ाई जीती। वही नसरुल्लाह ने क्रेडिट लिया था इसका, वो हीरो ही तब बड़े बने। तो अरब वर्ल्ड को इसको देखना चाहिए। और एक लास्ट बात, जो बात बेंजामिन नेतन्याहू को भी पता है, ईरान को भी पता है, वेस्ट को भी पता है, अरब को भी पता है,
आज मैं अगर इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाऊं या जो नॉर्मल इजराइल है उसी को मैं सेव करना चाहूं तो मेरे लिए 5 से 10 साल हैं। क्यों? दुनिया बदल रही है। पिछले एक दशक में दुनिया की इकोनॉमी में 30% अकेले चीन ने कंट्रीब्यूट किया है और G7 का बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है 18% के आसपास। दुनिया कहाँ जा रही है? इंडिया, सऊदी अरब, ये सब मिडिल पावर्स उभर रहे हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ग्लोबल साउथ। यही 5-10 साल हैं जब ईरान के पास न्यूक्लियर बम भी होगा, और जब ईरान के पास न्यूक्लियर बम होगा तो सऊदी अरब बोलेगा कि मुझको चांद लाके दो। कॉमन सेंस है। जब हाँ, फिर कतरी को गुस्सा आएगा तो वो कहेगा कि यार मेरे पास भी सोना हम ही चाहिए। क्यों पीछे रहे? हाँ, जब मेरा बाथरूम सोने का हो सकता क्योंकि है। जब आप ये जो बात कह रहे हैं वही मैं देख रहा हूँ कि जो इस्लामिक मुल्क हैं वहां पर अभी तक सऊदी अरब का दबदबा था, मान के चल रहे थे भाई पैसा भी है, अमेरिका से दोस्ती भी है, इनकी यहाँ मक्का मदीना भी है। लेकिन ईरान भी चाह रहा है अब दबदबा, जो हम सब जानते हैं। अब आप जो कह रहे हैं वहां पे बम भी बन गया। इस बीच में जो नए नए नेगोशिएटर और मीडिएटर खड़े हुए हैं, दो देश ये बात करा लेते हैं, अमेरिका तालिबान की ये सब हो जाता है। ये भी अब ये चाहते हैं कि इनके हाथ में नेतृत्व आ जाए। कब तक वो सऊदी अरब के प्रभुत्व में चलेंगे? तो एक लड़ाई बड़े बनने की जो अमेरिका की है, रूस की है, दूसरी इधर भारत और चीन जैसे इन सेकंड पंक्ति में बैठे देशों की है, तो एक तीसरी इस्लामिक मुल्कों में इनकी भी तो है। लेकिन एक और चीज है कि अरब के देशों को ये भी समझना होगा कि उस जगह में सबसे बड़ी ताकत जो है वो ईरान है। ईरान एक सिविलाइजेशन है। तो क्षेत्रफल मेरा ख्याल है भारत से थोड़ा बहुत ही छोटा है। हाँ, थोड़ा ही, मतलब ठीक ठाक छोटा है, लेकिन हाँ, अच्छा मतलब खासा उसका आबादी इतनी की जो पिछली लड़ाई लड़ी उन्होंने, वो तो आबादी के दम पे ही जीती थी। और अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो हमारा पड़ोसी मुल्क भी हमारा ही पड़ोसी होता और हमसे तो अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि कश्मीर के मामले में इधर कर देते हैं, देखिए अब भी हुआ था, आयतुल्लाह ने फिर बयान भी दिए थे। हाँ, लेकिन वो देखिए क्या होता है कि अच्छा, एक चीज और है, अब मैं बीच में बता दूं ताकि लोगों को ध्यान भी रहे, कि मैं पढ़ भी रहा था, एक बड़ी शानदार किताब थी, उसमें ये भी था कि जब जब पाकिस्तान भारत लड़े हैं तो सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को बढ़िया सपोर्ट किया है, क्योंकि उसे ये था कि हमारा इस्लामिक भाई है और इस्लामिक उम्मा में जवाब हमें देना पड़ेगा कि हम भाई का साथ नहीं दे रहे। और ईरान ने भी दिया है पाकिस्तान का साथ। ये तो अब 10-1 साल पहले का डिलेमा है, मतलब 10 साल के बीच का, कि भारत का भी दें या इसका दें, लेकिन दोनों पाकिस्तान के साथ रहे हैं। उसकी देखिए जियो पॉलिटिकल गतिविधियां उस पर अब किसका देंगे? अब किसका देंगे मैं पूछ रहा हूँ। उसमें देखिए बैकग्राउंड में क्या है। आप थोड़ा देर चले जाएं आप 60s में, कोल्ड वार चल रहा है, अमेरिका सोवियत संघ घुसा आना चाहता है, वो उसको चाहिए हॉट वाटर वाला बंदरगाह। हाँ, तो भाई कराची तक आया जाएगा, ग्रेट गेम जो रशियन एम्पायर से जो चला आ रहा बिल्कुल। है। तो भाई अब पाकिस्तान क्या करे? तो भाई उसको यार ये नास्तिक फास्तिक ये जो है हंसी हथौड़ा ये इधर घुस गए। हाँ। अरब में ऑलरेडी उनका वो है। आपको जान के आश्चर्य होगा, सोवियत संघ के बाद सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी बहुत लंबे समय तक मुस्लिम कंट्रीज में रही, अफगानिस्तान में भी रही। अफगानिस्तान तो छोटा देश है पॉपुलेशन वाइज, मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, अच्छा। मेंबरशिप। और लेबनान, बेरूत जो था वो लेफ्ट का गढ़ था, और जॉर्ज अब्बास ने वो बनाया था, खैर वो सब। तो उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करने का मसला, एक तो कोल्ड वार, अफगानिस्तान, और उनके आपस के भी कुछ इक्वेशंस थे। जैसे जब सऊदी अरब के साफ फैसल की हत्या उनके भतीजे ने की, उसके बाद से जो रॉयल फैमिली है और जो हरम कह लीजिए, चाहे जो भी आप कह लें उसको, उसके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, और बहुत जगह गल्फ काउंसिल में भी जो गल्फ खाड़ी देशों का है, उसमें पाकिस्तानी मिलिट्री का अच्छा खासी भूमिका है। तो वो एक इम्पोर्टेंट है, और उससे पाकिस्तानी आर्मी को पैसा भी आता है, बिल्कुल, गुडविल भी आता है, पैसा भी आता है। और उन अरबों की हालत ये है कि वो अपनों पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन वो पाकिस्तानी पे भरोसा कर सकते हैं, टर्किस पे भरोसा कर सकते हैं। मगर मेरा सवाल ये है, और जब मैं इस तरफ धीरे बढ़ रहा हूँ, नेतन्याहू पे 1-2 सवाल करूंगा इस पॉडकास्ट में, और फिर भारत की भी मैं सिचुएशन समझना ही चाह रहा हूँ, कि जब हमारे यहाँ पर, अब मैंने जैसा कहा इस भूमिका में भी, कि अंतर्राष्ट्रीय पन्नों पर आने वाली खबर मुख्य पृष्ठ पर आती है, तो सोशल मीडिया पर एक चर्चा भी चलती है, विमर्श भी बनता है। हमारे यहाँ जो लोग किसी पार्टी से नहीं बंधे या किसी पार्टी लाइन से नहीं बंधे या बहुत अनुशासित नहीं है, उन्हें कोई जवाबदेही नहीं है, तो खुल के अपने दिल की बात कह देते हैं। तो सोशल मीडिया पर एक माहौल ये दिखाई देता है ज़्यादातर कि
हम इजराइल का सपोर्ट करते दिखाई देते हैं ज़्यादातर। हम यही कहते हैं, जो तर्क हम अपने मामले में देते हैं कि एक ही देश है यहूदियों का, इन्हें भी जीने नहीं दिया जा रहा, जो खुद नेतन्याहू वगैरह कह रहे हैं, है ना? भारत सरकार की क्या पोजीशन है? क्योंकि हिंदुस्तानी नागरिक ये देख रहा है, जो मैंने कहा कि जब सऊदी अरब, ईरान ये सब तो साथ देंगे पाकिस्तान का कुछ मामलों में। इनफैक्ट यूक्रेन ने भी हमारे कश्मीर के मामले हमारा साथ तो दिया नहीं था। तुर्की को भी हम थोड़ा साइप्रस के मामले में अब तंग करने लगे हैं, क्योंकि वो भी हमें कश्मीर के मामले में कुछ ना कुछ असहज करता है। तो जब ये हमारा साथ नहीं देंगे, तो हम इजराइल का साथ क्यों नहीं दे रहे? भले ही सच किसी का हो, झूठ किसी का हो, सही ये हो, गलत वो हो, लेकिन हमें कूटनीतिक तौर पर अगर कभी स्टैंड लेना ही पड़ जाए खुले तौर पर, हमें इजराइल का क्यों नहीं लेना चाहिए? 90 के बाद तो हमारे संबंध वैसे भी अच्छे बने हैं। देखें, 2-3 चीजें इसमें हैं। हम लोग खुद एक औपनिवेशिक साम्राज्यवादी शासन से मुक्त हुए देश हैं। तो एक कहावत है ना कि दूसरों के साथ वो व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद के साथ पसंद ना हो। तो फिर अगर इजराइल के को आंख मूंद के सपोर्ट करना, एक यहूदी राष्ट्र को सपोर्ट करना, या एक जो पहले इन्होंने बनाया था सेकुलर इजरायली, उसको सपोर्ट करना, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं वैसे दिखती। इजराइल में मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, लेकिन बहाई भी रहते हैं। नेतन्याहू ने लोगों को कम पता है। नेतन्याहू ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बदल के यहूदी राष्ट्र कर दिया ना उसको। पहले ठीक वो यहूदी है, राष्ट्र नहीं था। हाँ, जब बना है, नाम के लिए है वो। हाँ, 2017, 18, 16 हाँ, से नाम के लिए है, रहते तो लोग वहाँ सब हैं। सब हैं। और बाय द वे, ये सिर्फ मुसलमानों और यहूदियों का मसला नहीं है। गाजा के अंदर, लेबनान के अंदर बड़ी संख्या में चर्च गिराए गए हैं, और बड़े बड़े जो पादरी या जो पैट्रियार्क होते हैं उनको मारा गया है लेबनान में और गाजा में। और बहुत सारे वीडियो हैं जो इजराइल के भीतर जो जेरूसलम में या और जगहों पे ईसाइयों के ऊपर थूकने और उनके साथ, क्योंकि उनका एक दूसरा पंगा भी, उनके पंगे भी हैं, उनका ज़्यादा लंबा पंगा है। मुसलमानों का तो बीच में फंस गया मामला। मुसलमानों के साथ तो यहूदियों को कोई लेना देना ही नहीं था, वही कोई झगड़ा ही नहीं था। झगड़ा तो क्रिश्चियनिटी में देखते थे और यहूदियों में देखते थे। क्रिश्चियनिटी भी जब नहीं आई है तो इनका रोमनों से झगड़ा हुआ, रोमन से था, फिर क्रिश्चियन आ गए, रोमन सब क्रिश्चियन हो गए, तो उनका फिर झगड़ा चलने लगा, ऐसा हो गया। हाँ। तो और ये अभी तक आप हिटलर तक आ जाइए, आप जारशाही रसिया तक आ जाइए, और मजे की बात आपको बताऊं, मुसलमानों से तो कोई झगड़ा ही नहीं है। और यहूदियों का, मजे बहुत की दूर बात तक। आपको बताऊं, ब्रिटेन ने गारंटी दी कि तुम्हें इजराइल बना दूंगा। अमेरिका ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल बना देंगे, लटकाया रहा यूनाइटेड नेशन में ये वो। सोवियत संघ ने देखा कि यार ये सब राजा हैं सब अरब में, ये पता नहीं हमारी बात मानेंगे नहीं, ये तो प्रो अमेरिकन हैं, क्योंकि तेल निकल चुका है 30s में, तो यार अपना भी तो कुछ गेम होना चाहिए। तो वो इन लोगों से भी 4 कदम आगे जाके इजराइल के सपोर्ट में। सोवियत संघ के राजदूत का आप वो भाषण सुनिए यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका वाले ऐसे करके कि अरे यार ये तो ले गया मुशायरा लूट के, अब क्या करें। और इतना ही नहीं, यहूदी जो अल्ट्रा यहूदी थे, मतलब टेररिस्ट ग्रुप्स जब बने थे, तो पहली बार उनको जो आर्म्स की सप्लाई हुई थी 30s में, अभी फिलिस्तीन, अभी इजराइल बहुत बाद की बात है, ट्रॉट्स्की, चीफ ऑफ रेड सेना, रेड आर्मी के चीफ ने उनको पहली खेप दी है, ठीक है, ताकि हमारे एलाई हो जाएं। और सुनिए, सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है 45 में। हाँ, अब इधर ब्रिटेन कह रहा है कि अभी पकड़े रहो जेरूसलम को, हाँ, क्योंकि क्रूसेड का भी एक होना कि जेरूसलम में मेरा कब्जा है टाइप से। आपके हमारे सिख रेजिमेंट वगैरह का वहाँ पे अल-अक्सा मस्जिद वगैरह को देखभाल की थी, बिल्कुल गए थे। तो इन्होंने, हाँ, इंडिया कनेक्शन भी तो है इसमें, हाँ, इन्होंने ढील ढुल करने शुरू कर दी। अरे भाई, उसके 48 के वार के बाद गाजा जो है वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स हमारी इंडियन फोर्स थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नेहरू गए थे 50s में। तो इन्होंने कहा कि भाई अब हमको बम बारूद चाहिए, ये तो ब्रिटिश जो है हिलावाल कर रहे हैं, और बड़ी ब्रिटिश सैनिकों को मारा इन्होंने, इजरायली टेररिस्टों ने। डेविड होटल का आप गूगल करेंगे, डेविड, पूरे होटल में वो ब्रिटिश मिलिट्री रहती, पूरा होटल को ही मलबे में बदल दिया। इन्होंने 70s में एक अमेरिकी युद्धपोत को डुबा दिया है, जानते हुए कि अमेरिकी युद्धपोत है, ये भाई साहब किसी के नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, निकला जिन हो गया है। तो इन्होंने सोवियत संघ, मतलब चूंकि ये थोड़ा सोशलिस्ट लीनिंग के थे, ये जो लीडर्स थे, हाँ बिल्कुल, शुरू में तो इन्होंने कहा कि भाई हमको तो आर्म्स चाहिए। तो सोवियत संघ बोला कि यार डायरेक्ट देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो नई कहानी बनी यूरोप में कि पश्चिमी यूरोप अमेरिका के कब्जे में एक तरीके से, और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के कब्जे से, तो चेकोस्लोवाकिया से
आर्म्स उतरे इजराइल में, मतलब उस समय फलस्तीन में, और उससे इरगुन और वो जो दूसरा ग्रुप है, इन लोगों को हथियार बांटे गए और उससे इन्होंने ब्रिटिशर्स से भी लड़ाई करी और इन्होंने फिलिस्तीनियों को भी मारा और बेदखल किया। और जब डेविड बेन गुरियोन ने 1948 में अगस्त में जब अनाउंस किया रेडियो से कि मैं इजरायली राज्य की स्थापना की घोषणा करता हूं, तो पहली मान्यता आई सोवियत संघ से, नॉट फ्रॉम अमेरिका, नॉट फ्रॉम ब्रिटेन। हमला इजराइल ने उनका साथ लिया जिनका उसे मिला, तब भी लिया, अब भी लिया। कुछ दिन के बाद सोवियत संघ को लगा कि अरे यार, ये तो चतुर सुजान निकले, ये तो उधर जा रहा है। और तब तक 52 में इजिप्ट में क्रांति हो गई, नासिर आ गए और बाथ पार्टी, अरब नेशनलिज्म, बहुत सारी चीजें, सोशलिज्म बढ़ने लगा। हाँ। तो फिर इजराइल से इनकी दूरी हो गई और तब तक उधर पास हो गए। तब तक 53 में स्टालिन की डेथ भी हो गई। मैं हालांकि भारत का स्टैंड पूछ रहा था, लेकिन आपने भारत का स्टैंड ये है, पहली चीज कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारा एक स्टैंड होना चाहिए और है, क्योंकि हम खुद उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देश हैं। दूसरी चीज, तो कौन फैला रहा साम्राज्यवाद? इजराइल। भाई जमीन आप दूसरे का लूट के, तो ये तो यूएन का फैसला था, तो हम तो यूएन के साथ हैं। तो यूएन के फैसले तक वो तो कौन नहीं मान रहा उसको? आप कहिए जाके बेंजामिन नेतन्याहू को कि गुरु इतना दिया था यूनाइटेड नेशन ने, चलो कटो। नहीं कटेगा वो, क्योंकि उन्होंने, आप एक बार जान लीजिए, 67 वार में इजराइल ने अपना जो उस समय जितना था उसको ज्यादा कब्जे में दुगना कर लिया था। दुगना, बिल्कुल, जो अभी बात हो रही थी गोलन हाइट्स। तो मैंने वही कहा कि इनके पास कोई नक्शा नहीं है, बस फैलाते जाओ पैर। भारत का 2 राष्ट्र सॉल्यूशन पे सपोर्ट है, 2 राष्ट्र का सॉल्यूशन। ऐसे टोक के पूछ रहा हूँ, हम तो धर्म के आधार पर वैसे भी देशों को मान्यता देते नहीं है। हम धर्म के आधार पर मान्यता कैसे नहीं देते? पाकिस्तान को हमने मान्यता नहीं दी? हमने मान्यता दी, लेकिन हमने ये भी माना, ईरान को हमने मान्यता नहीं दी है क्या? सऊदी अरब को नहीं दिया क्या? ठीक है, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, उन साहब का नाम आपको याद होगा, क्या नाम है उनका? बड़ी अच्छी किताबें लिखते हैं और पाकिस्तान के अमेरिका में दूत भी थे। हक्कानी की किताब है। हक्कानी ने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यही दिक्कत है कि कभी भी वो एक दूसरे को दिल से मान्यता दे नहीं सकते। वो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि पॉलिटिकल मान्यता अब दे ही दोगे, अब रहना है, इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अगर हिंदुस्तान अगर ये मान ले कि मजहब के नाम पर, रिलीजन के नाम पर कोई स्टेट बन सकता है, तो फिर भारत में भी इस तरह की दिक्कतें आएंगी कि और भी मजहब खड़े होंगे, वो कहेंगे हमें भी दे दो, फिर तो आप मान ही रहे थे। और पाकिस्तान इसलिए नहीं मान सकता कि मजहब के नाम पे देश नहीं बनेगा क्योंकि खुद पाकिस्तान उस आधार पर बना है। तो कोर में तो यही है। देखें, आप ऐसे देखें कि आप चाहे जो माने चाहे नहीं माने, लेकिन क्या भारत में धर्म के नाम पे देश बनाने की बातें नहीं उठी क्या? आजादी के बाद उठी। तो खालिस्तान भी अब तक उठ ही रहा है। और इवन जो लोकलाइज्ड एथनिक मूवमेंट्स भी होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें रिलीजन, एथनिसिटी और बहुत सारी लॉजिक तो आ ही जाता, लैंग्वेज। हाँ। और लेकिन हम लोग को देखिए, सवाल ये नहीं है, ये क्राइटेरिया कहीं फिट बैठ सकते हैं, कहीं नहीं बैठ सकते। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। भारत में भाषा के आधार पे पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। भारत में पहला राज्य बन रहा है वो, और उसके बाद एक पूरी सीरीज आ जाती है लैंग्वेज का तरफ। टूटा ना आंध्र प्रदेश? टूटा कि नहीं टूटा? नहीं टूटा क्यों, वो तो राज्य हैं, तो बदल नहीं सकते हैं। हाँ, तो आप तो वही मैंने कहा, उत्तराखंड तो नहीं बना भाषा के नाम पर। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ। एक क्राइटेरिया के नाम पे जब आप जाएंगे, आप सस्टेनेबल नहीं है वो। आप बहुत तरीके की चीजें ले आएंगे। पाकिस्तान बना धर्म के आधार पे, टूटा नहीं क्या? टूटा, भाषा के नाम पर टूट गया, कल्चर के नाम पर टूट गया। पाकिस्तान के भीतर क्या समस्या नहीं है? बलूचिस्तान का मसला, वजीरिस्तान का मसला, तो सिंध और पंजाब भी लड़ रहे हैं भाषा के, संस्कृति के नाम पर। ये सिंधु नदी का पानी थोड़ा घटने दीजिए, जो सतलज चनाब जो उधर पानी जा रहा है, जो सिंधु इंडस संधि की वजह से ये सारा पंजाब में सूख जा रहा है। अभी और पानी घटने दीजिए, नदियां घट रही है ना, फिर वो लड़ेंगे। आज ही रिपोर्ट आया कि दुनिया भर में पानी कम हो रहा है नदियों में। एनीवे, मेरा मानना यह है कि भारत की जो अभी तक पोजीशन थी, हाँ, सैद्धांतिक पोजीशन, हाँ, हालांकि मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, खुद नेतन्याहू नहीं मान रहा यार 2 राष्ट्र बनाने का, तो मतलब किसको सुना रहे हो कि 2 राज्य बनना चाहिए, दोनों को साथ में अगल बगल साथ 2 राज्य मतलब किसको सुना रहे हो? फिलिस्तीन बना लो, इजराइल बना हुआ है, यही कह रहे हैं ना हम।
हाँ, जो यूनाइटेड नेशन का ओरिजिनल वो है। हाँ, लेकिन इजराइल तो मतलब नेतन्याहू तो मानने को तैयार नहीं है ना कि फिलिस्तीन होना चाहिए, नहीं मानने के लिए तैयार। और फिलिस्तीनी ये कह रहे हैं कि हम कैसे मान लें जब वो नहीं मान रहे हैं। तो हमें आप कह रहे हो इजराइल मान लो, और हमने तो मान ही लिया था एक टाइम पर। आइडियली हमारा पोजीशन ये होना चाहिए, और आइडियली ये हमारा पोजीशन है, ठीक है। संयुक्त क्या पोजीशन है कि दो राष्ट्र हों, आपसी सहमति से और डिप्लोमेसी से इसको तय कर लिया जाए, जो भी डिफरेंसेस हैं। यह कर्णप्रिय जरूर है, पर अर्थहीन है, ठीक है। जो स्टेक होल्डर्स है वो मान नहीं रहे। लेकिन आप एक चीज देखिए, आप कहना नहीं चाहिए लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं कह देता हूं। भारत एक अर्थव्यवस्था के नाते, बाजार के नाते, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री होने के नाते एक महत्वपूर्ण देश है दुनिया का। लेकिन हमने हिस्टोरिकली, खासकर पिछले 30 सालों में, अपनी छवि ये बनाई है कि हम ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है। कोई देश आपको अपने, वो तो हम वेस्ट के नहीं है, किसी के नहीं, रूस के तो हम किसी के नहीं है। ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है आप। हम क्यों नहीं है रूस ना, ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है। कैसे नहीं है? नहीं, ये वाली बात तो नहीं मान सकता मैं। अब इसलिए कि अब मैं एग्जैक्टली आपका कभी रूस के साथ वैसा पंगा नहीं आया है, या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। देखिए, तो रूस चीन को सपोर्ट करता है, कोई चीज हम तब भी कोई नहीं सपोर्ट करना ठीक है, लेकिन आपके और मेरे बीच में कितनी निकटता है, इसका फैसला अच्छे दिनों में नहीं होगा। इसका फैसला बुरे दिनों में होगा। अच्छे दिनों में चलो यार खाओ पियो, है ना, वो अरे तेल सस्ता दे रहे हो, अरे भाई साहब मैं हूं, मारो इनको ऐसी तैसी, चलो लाओ सस्ता ला दो जी। लेकिन जब यूक्रेन में फंस रहा है रूस या बाकी जगह पर, तो हम लाख राजनीतिक संकटों के बावजूद, कूटनीतिक संकटों के बावजूद रूस के साथ खड़े हैं। लेकिन और भले ही हम क्वाड में जाएं, चाहे अमेरिका हमें कितना, उसकी वजह है, उसकी वजह ही है कि मिलिट्रीली आप रूस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। आपको सस्ता तेल बन रहा है, फिर भी है, अभी भी है। अरे सर ऐसा नहीं है, अभी भी है। बहुत बड़ा कह रहे हैं आप, मगर मैं कह रहा हूं कि अब हमने अपनी निर्भरता बाकी देशों पे भी बढ़ा ली है। बढ़ा जरूर ली है, लेकिन देखिए, आप किसी एक, ठीक है, आप 4 दुकान से सामान खरीदने लगे, ऑल गुड, लेकिन आप बिना वजह के जिसके यहाँ खरीद रहे थे उसके साथ आप पूरा कैसे खत्म करेंगे यार? कभी कभी गए कुछ और ही ले लिए। क्यों? क्योंकि जब एक्चुअल जरूरत पड़ेगी, अभी तो आप ऐसे खरीद रहे हैं ना। मैं मुक्तदर खान से बात कर रहा था, जो अमेरिका में है, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं जिसमें जो बाइडेन पढ़ के गए हैं, उसी विभाग में भी। तो उन्हें सीनेट वगैरह बुलाती रहती है, आपने प्रोफेसर मुक्तदर खान को। तो वो ये कह रहे थे कि देखिए, मैं क्या ही कहूँ आपसे, जब हमसे कभी सलाह ली जाती है या फिर हमें बताया जाता है, सुनाया जाता है, तो अक्सर अमेरिकी यही कहते हैं कि भारत से चाहे कितनी दोस्ती हो जाए, और फ्रांस वगैरह जैसे देशों से चाहे हमारा कितना पंगा हो जाए, भारत हमारा कभी ऐसा दोस्त नहीं हो सकता जैसे हमारे यूरोपियन फ्रेंड्स हैं। उसकी वजह है, हम तकनीक उनसे बांटेंगे, भारत से नहीं बांट सकते, क्योंकि भारत, जो आप कह रहे हैं ना, ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है हमारा, वो रूस का है। भारत के साथ एक परेशानी भी है। हम चाहे कितनी भी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए, चाहे पहली बन जाए, अर्थव्यवस्था की असली ताकत क्या होती है कि आपके समाज के निचले आदमी को भी अच्छी खासी रकम मिल रही हो, सुविधा मिल रही हो, उसके बच्चे पढ़ रहे हो, अस्पताल हो, प्रति व्यक्ति से पता चलेगा। अभी हम तीसरी अर्थव्यवस्था जरूर हैं परचेजिंग पैरिटी में, सच है, या 5वीं है नॉमिनल जीडीपी में, लेकिन हम प्रति व्यक्ति आय में तो 128वें 36वें बहुत नीचे हैं। ठीक है। तो हमारी प्रायोरिटी ऐसी है, हमारा प्रेशर ऐसा है कि हम लोग किसी के ऑल वेदर नहीं हो सकते, क्योंकि किसी के ऑल वेदर होने का मतलब कुछ लोगों के साथ आपका पंगा होगा। हमारी मजबूरी कह लीजिए, या हमारा बड़प्पन कह लीजिए, चाहे हमारी एक सिविलाइजेशनल वैल्यू कह लीजिए, वसुधैव कुटुंबकम G20 में हुआ, हम हर बारात में जाएंगे। हम तो नेहरू के काल में, हम हर बारात में, और मोदी के काल में, भले ही हम किसी की, भले ही राजनीतिक मजबूरी है आज भाजपा की कि वो नेहरू की पॉलिसी को कोसे, जयशंकर कोसते ही हैं, मगर मैं उनकी खुद की किताब पढ़ रहा हूं, वो वही बात कह रहे हैं, सेम जो नेहरू के काल में चल रही है। वर्ड बदल गए। हाँ, कि हम इनसे भी बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो नेहरू ने क्या कहा था कि इससे बात मत करो, यही तो वो कह रहे थे, इनसे भी करना। और उतना ही नहीं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो ये है कि जो देश गरीब हैं, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी उत्पीड़न के शिकार हैं, उनका समूह, ग्लोबल साउथ क्या है, यूएन क्या कह रहा है? यूएन की सिद्धांत भी क्या है? वो ये थोड़ी कहते हैं कि हम साम्राज्यवादी देशों के साथ चले जाए, वो भी कह रहा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हो, देखिए आपको, आप अभी देखिए ना, ये हुआ था, अब तो हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर देश हैं, लेकिन हम अमेरिका से भी लाए, हम रशिया से भी लाए, भिलाई संयंत्र लगता है, बोकारो संयंत्र भी लगता है, अलग अलग देशों को। देखिए, अरब वर्ल्ड को आपको पॉजिटिवली रखना
इसलिए भी जरूरी है कि आप ऊर्जा निर्भरता आपकी पूरी अरब के ऊपर है। बिल्कुल। तो इसलिए भी एक गुडविल रखना है और फिलिस्तीन उसमें एक मदद कर मैं सकता है। इसीलिए इधर जा रहा था सर हम्म, कि अब हम जब रूस के दोस्त हैं और हम अमेरिका के थोड़े थोड़े दोस्त हैं और अमेरिका ज़्यादा दोस्त इसराइल का है और रूस ज़्यादा दोस्त जो है ईरान का है, असद का भी है। तो जब आप कह रहे थे बातचीत की शुरुआत में कि अब ये और इंटेंसिफाई हो जाएगा और बढ़ जाएगा, तो भारत कितने दिन तक रुका रहेगा? क्या भारत कोई साफ स्टैंड लेगा नहीं? नहीं, मैंने जो कहा ना कि आप स्टैंड ले सकते हैं जो कर्णप्रिय हो लेकिन अर्थहीन हो। जैसे कि बुद्ध का नहीं, युद्ध का नहीं, बुद्ध का बुद्ध का दौर रास्ता है। चुनो। हाँ, हम्म। तो वो ठीक है। ना, बुद्ध का रास्ता सच में अच्छा है, लेकिन वो तब समझ में आता है जब सब बर्बाद हो चुका होता है। तब लगता है कि ये रास्ता ठीक था, पहले चले होते। सर गांधी रास्ता का भी। देखिए, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं बुद्ध के रास्ते पर अपनी तनकीद रखूं, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि बात की वजन जो है होती है वो बात के अर्थ में नहीं होती, हम्म, कहने वाले में होती है। भारत में इतना वजन नहीं है। भारत ने कब बोल दिया? भारत बोलता है, मतलब भारत बुद्ध कैसे का बोलता रास्ता है? तो मानते ही हैं। तो आप मानते हैं ना, वो हम मानते हैं वो ना, जो प्राइम मिनिस्टर पंचशील है, मानते हैं ना। पंचशील तो बुद्ध के हाँ, तो रास्ते से ही आया आपने था डिप्लोमेसी में। हो तो आपने कहा भारत मानता है, तो हाँ। मुझे उस पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि हाँ। मतलब क्या हम एक हम भाई एक अमूर्त आइडेंटिटी है ना भारत, उसके हम विजिबल रिप्रेजेंटेटिव हैं या विजिबल प्रतीक हैं। लोग, जमीन, नदी, पेड़। हाँ, 5 तत्व जो नेशन स्टेट हाँ, बनाते हाँ। हैं। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत को आज की विश्व व्यवस्था में, और हम देखिए ना, हमारी हमारी स्थिति छोड़ दीजिए, अमेरिका की स्थिति भी देखिए। आपका सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर वो देश है जिसके साथ आपका सबसे ज्यादा सीमा विवाद चल रहा है, ठीक है? हमारा उनका? चीन का। हाँ, मतलब उनका भी चीन है और हमारा भी। वही मैं कहा, उनका दुश्मन है सबसे दोनों के। ज्यादा ट्रेड वार जो है चीन से चल रहा है, हाँ। और उनका सबसे ज्यादा व्यापार चीन से हो चीन रहा से है। हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं ना कि दुनिया देखिए आपस में खटर पटर करते हुए दुनिया आगे जा सकती है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, फ्रिक्शन कहाँ होता है? अमेरिका की दिक्कत कहाँ पे है? एक्सेप्शन। मैं एक्सेप्शन हूं, मैं हेजेमन हूं, मैं कंट्रोल करूंगा, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो पता चला कि निकारागुआ भी आपको जो है, क्यूबा भी जो है आपको ला सकता है लेवल पे। सोवियत एम्पायर था जो सोवियत संघ, मैं खुद सोवियत संघ के बहुत सारी चीजों का सपोर्टर हूं, लेकिन आप भी एम्पायर बनाने लगे। क्या मतलब है भाई? ये क्या चल रहा है? उसी तरीके से इजराइल का सपोर्ट करना, अपोज करने का सवाल नहीं है। आप ह्यूमैनिटी के उस पे जाइए और आप आराम से उसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, फिर 2-3 सवाल लास्ट के पूछ लूंगा। ह्यूमैनिटी क्या कह रही है फिर आज? क्योंकि बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी तो गजा की तरफ है। ठीक है, बहुत बुरा था 7 अक्टूबर, बहुत लोग मरे, लेकिन उनका हिसाब अब रोज 7 अक्टूबर करके तो नहीं हो सकता ना। देखिए, मुझे इस एक साल में जो सबसे शॉकिंग बात जो लगी, वो जो गाजा में हजारों लोग, बच्चे खासकर मरे, वो नहीं शॉकिंग लगा उतना। वो बहुत दर्दनाक है, वो अलग। शॉकिंग लगा वेस्टर्न लीडर्स का चुप रहना, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का चुप रहना, फ्री हैंड देना, अरबों का चुप रहना, अरब लीडर्स का, उनका चुप रहना पहली बार इस तरह से। लेकिन इसका एक दूसरा पॉजिटिव पहलू देखिए क्या है। 6 अक्टूबर से पहले एक रिसर्च आप अपनी टीम से कहिए करने के लिए कि आप एट रैंडम 6 अक्टूबर 2023 से पहले एक साल का, माने 2022 तक का, 7 अक्टूबर 2022 से 6 अक्टूबर 2023 तक का एट रैंडम एक दिन का गार्डियन उठा लिया, एक दिन का वाशिंगटन पोस्ट, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, व्हाटएवर, इंडिया टुडे है ना, और आप उसमें देखिए कि फिलिस्तीन कितना है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 1 साल को 2 साल, 4 साल, 5 साल कर सकते हैं। फिलिस्तीन नन इशू हो चुका था, दुनिया भूल गई थी। मुझे अभी भी याद है 2014 10-15 में जब ये ब्लॉगिंग वगैरह शुरू ये चल रहा था 2005-7 में, तो फिलिस्तीनी एक्टिविस्टों का एक वो चल रहा था ग्लोबल लेवल पे कि यार हम लोग इंटरनेट का यूज करके कुछ मतलब माहौल बना सकते हैं क्या, और फिर वेबसाइट वगैरह बने। अभी हफ्ते भर पहले बीबीसी पर इंटरव्यू आया है शायद हमास की किसी बड़े लीडर का, और मैं सुन रहा था, छोटा सा इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा कि वो जो हमने किया इजराइल में, वो जो करना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि हमें ये लगा, हमें ये नहीं था कि सिविलियंस इतने मारे जाएं, ये सब हो।
और उन्होंने कहा कि हाँ गड़बड़ तो हो गई, लेकिन हमें ये था कि इस घटना के बाद एक बार फिर से चर्चा तो शुरू हो, क्योंकि वो तो चर्चा में ही होना बंद हो गया। सर, लेकिन एक चर्चा बात बताइए मुझे, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, इतने पॉडकास्ट और इंटरव्यूज मैं भी देखता सुनता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि अभी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, शांति और अमन और ये सब जो बातें हैं कि फिलिस्तीन नॉन इश्यू हो गया था, बात भी नहीं हो रही थी, सब शांति चल रहा था, गजा भी अपनी गति से बढ़ रहा था। तो उनका ये कहना है कि जिन लोगों का कहना है कि इजराइल के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है कि नॉन इश्यू हो गया। इशू बनाना तो जरूरी ही था ना, क्योंकि वहां पर इजराइल छाती पर बैठा हुआ है। तो जो यहूदियों का दर्द था 1000, 1200, 1500 साल का, वो फिलिस्तीनियों का दर्द है। देखिए, यहूदियों ने जिंदा रखा इतने साल, देखिए, फिलिस्तीनी भी रखेंगे। मैंने वो हमास का नेता का नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि वो एक हाइंडसाइट में सोची गई बात है हमास की। मुझे जो लगता है जो हमास ने सोचा होगा 7 तारीख को, वो एक तरीके का क्या बोलते हैं उसको कि आप मेरे पर हमला करें इससे पहले मैं कुछ कर दूं। हाँ। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। हाँ। तो मुझे लगता है कि हमास ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है। इसकी वजह मैं बता रहा हूं आपको। 2023 में कब हुआ था G20, हम लोग बात भी किए थे पॉडकास्ट में। दिल्ली में जो G20 की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में एक फैसला लिया गया, सऊदी अरब के उसमें थे, अमेरिका था और भी, कि मुंबई से एक समुद्री और सड़क का कॉरिडोर बनाएंगे और वो यूरोप ग्रीस तक जाएगा। ठीक है। उस पूरे प्रपोजल में यहां तो पूरा बोल दिया गया, माहौल बना दिया गया कि अब तो बस भारत से ऐसे सामान जाएगा सीधे यूरोप, यूरोप से सामान आएगा सीधे इंडिया। लेकिन किसी ने उस नक्शे को गौर से नहीं देखा। वो नक्शा गाजा से होकर गुजरता था और उस नक्शे में गाजा नहीं था। ये अगर मैं आपको कह रहा हूं कि 7 अक्टूबर को अगर गाजा में अगर हमास ने इजराइल में ये ना किया होता तो उस पर हमला होता। ये होना था जो अभी हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हमास ने उस दिन कुछ निर्दोषों को जरूर निशाना बनाया, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जहां पूरी तबाही चल रही है वहां पर अब क्या रो रहा है। और ओआरएफ को मैं सुन रहा था, ओआरएफ के एक साहब कह रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि देखिए जो 7 अक्टूबर को हुआ वो तो अचानक हुआ, इजराइल उससे चौंक गया, वो उम्मीद भी नहीं थी किसी को, लगी नहीं रहता हमास इस तरह से कुछ कर लेगा, वो सब अलग है। उसके 10, 12, 15 दिन बाद इजराइल ने उसका जवाब दिया। लेकिन इसके बाद जो इजराइल ने किया और जो इजराइल लगातार कर रहा है अब भी, ये तो प्लान्ड था। पेजर कैसे रातों रात थोड़ी हो गया है, पेजर तो प्लान्ड था। ये जो मिसाइल अब जहां जिन मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग मर रहे हैं हिजबुल्लाह के, ये अभी रातों रात थोड़ी खरीदी गई हैं। इसका मतलब ये तो इजराइल की प्लानिंग थी ना। आप इंटेलिजेंस भी आप इतनी जल्दी नहीं गैदर कर सकते, पूरा तो आप तो इस तर्क से फिर हमास को डिफेंड कर ही सकते हैं कि भाई हमास के साथ ये होना ही था, गजा के साथ ये होना ही था, तो उन्होंने भी अपने बचाव में हमला कर दिया। अब निर्दोष तो दोनों तरफ से मर रहे हैं। देखें, इसमें सबसे जो बात भारत ने भी एक लेवल पे कही है, हालांकि भारत कई बार पता नहीं, अब जैसे इन्होंने अभी पीछे संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो वोटिंग हुई कि 1 साल के अंदर वो जो है ऑक्युपाइड एरिया छोड़ दे इजराइल, उस पे हम लोग एब्सटेन कर गए। मुझे याद आता है मनमोहन सिंह की सरकार में लिबिया उबिया वाले मसले पे ऐसी ही हरदीप पुरी थे, ये जो अभी मिनिस्टर हैं, हाँ, ये एब्सटेन कर गए। मैं देख रहा था रात में अल जजीरा में लाइव चल रहा है, यूनाइटेड नेशन में मीटिंग बैठी हुई है, गद्दाफी का क्या होगा, ये सब चल रहा है। अचानक बोला वोटिंग आई, वोटिंग में पता चला कि भारत जो है एब्सटेन कर गया। और उसके बाद भाई बताया जाता है कि आपने क्यों सपोर्ट किया, क्यों अपोज किया है, क्यों एब्सटेन। तो भारत की ये हैसियत कि जैसे ही हरदीप पुरी बोलने के लिए ना फीड काट दिया है। तो खैर मैंने बोला कि यार हर तीसरे दिन अखबारों में निबंध लिखवाते हो कि भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता चाहिए, और ना और हाँ कहने में दिक्कत हो रही है कि बैठ के मीटिंग से एब्सटेन कर जा रहे हो और बोल रहे हो कि संयुक्त राष्ट्र में तुमको अस्थायी सदस्यता चाहिए। अस्थायी सदस्यता चाहिए तो आपके अंदर एक दम होना चाहिए, जो अमेरिका में है, जो चीन में है। मैं इतनी देर से ही तो कह रहा हूँ, इतनी देर से ही तो कह रहा हूँ कि अगर आपको महाशक्ति बनना है तो उसके लिए पोजीशन ऐसी बनानी पड़ेगी ना कि हमारी बात सुनी जाए। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है ना, टूटे मन से कोई क्या खड़ा नहीं होता। हाँ, तो भारत के साथ हालांकि कई बार मैं आपको सच बताऊं, कई बार भारत की विदेश नीति देखकर मुझे लगता है ठीक भी है, क्योंकि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हाँ और ना कहकर फंसे, इससे तो बेहतर है जब तक कॉन्फ्लिक्ट दस्तक ना दे, हाँ और ना कहनी क्यों है। तो फिर औरंगजेब मत बनिए ना बाकी मसलों में।
नहीं, कुछ तो हम कहेंगे फिर ना। मत बोलिए ना कि पापा हम वार रुकवा दी। पर हम मेंबर तो हैं। नहीं, पापा वार रुकवा दी वो तो मत बोलिए पार्टी का ना। एजेंडा है। वही बात वो तो एक पार्टी का एजेंडा वो है। एक ही एजेंडा मैं है। भारत स्टेट की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे पार्टी का नहीं कह रहा हूँ। मैं भाजपा के विरोध में नहीं बोल रहा ऐसे हूँ तो और कांग्रेस वाले के कह फेवर में सकते हैं नहीं कि बोल रहा हूँ। राहुल गांधी नहीं, ने नहीं, शांति का संदेश दिया अमेरिका में, तो सब शांत। नहीं, ये तो अलग कहानी नहीं, है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए। हमारी अभी हैसियत वॉर रुकवाने की कहीं है नहीं, ये बात तो अपनी जगह सही है। लेकिन गिलहरी जितना प्रयास तो कर ही रहे हैं, कभी पुतिन को भी समझा रहे हैं, कभी नेतन्याहू को भी कह दे रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि ये बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है। मेरा कहना सिंपल है। मेरा ये कहना है कि जितना मुझे करना चाहिए। हाँ। आप मुझे बताइए, आपके ट्विटर पे जब आपने ये प्रोग्राम के बारे में लिखा था तो किसी नीचे मैं पढ़ रहा था कि अब तक चीन ने क्यों नहीं किया कुछ, किसी ने लिखा है। अब सवाल छोड़ दीजिए, अभी बात में इस पे बात कर सकते हैं कि चीन ने क्या किया है, लेकिन सोचिए जरा कॉमन सेंस। संयुक्त राष्ट्र के 5 सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में सबसे ज्यादा एफर्ट चीन ने किया है। चाहे वो राहत सामग्री भेजने की बात हो, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावों पे बहस करने की बात हो, फिलिस्तीन के सारे ग्रुप्स को बीजिंग बुलाने की बात हो, उससे पहले ये लड़ाई उड़ाई शुरू होने से पहले सऊदी और ईरान के बीच में मीटिंग कराने की बात हो, यमन में सीज फायर कराने की बात हो, सीरिया को वापिस अरब लीग में शामिल कराने की बात हो, इसमें जितना चीन ने किया है। और अभी भी आप जो बोल रहे हैं कि गाजा में जो रिबिल्ड करना होगा जब ये रुकेगा कत्लेआम, मुझे बताइए कि अभी कतर में वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था। हाँ। अभी पेरिस में ओलंपिक हुआ था। ये पैराफर्नालिया किस देश ने बनाया था? गाजा में रिबिल्ड होगा, कौन करेगा? है बूते में इजराइल के, है बूते में अरबों के, है बूते में अमेरिकन के। आप अमेरिका का रोज कितना बिलियन ट्रिलियन रोज वो हर महीने बढ़ रहा है कर्जा है। जर्मनी की इकोनॉमी रिसेशन में है। 60 साल में सबसे ज्यादा जीवन शैली का स्तर जो है ब्रिटेन का नीचे है। तो क्या पता हम भी करें, चीन भी वही कर जो हम कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, और बाय द वे हम तो कर मुझे अभी याद भी आया, पुतिन ने तो ये बात कही थी। एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात। पुतिन ने तो ये भी कहा ही था ना कि अगर मध्यस्थता है तो मध्यस्थता में कौन देश शामिल हो सकते हैं। उन्होंने हमारा नाम लिया था। तो जहां हमारा स्टेक है ठीक ठाक, वहां तो है। अब वहां नहीं है तो वहां नहीं है। देखिए नहीं, मैं चीन की बात इसलिए मैं लाया कि सोचिए कि चीन इतना एफर्ट कर रहा है और वो खबरों में नहीं है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा था, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं और वार रुकवा दी पापा। मेरा इससे प्रॉब्लम है। मेरा ये भाजपा और सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। चुनाव में चलने वाले एजेंडे का हिस्सा है। आप उसे कहां भारत की विदेश नीति में ले आए? सर, जब आप चुनाव में ही आंख झोंक रहे हो तो चुनाव जीतने के बाद आप क्या करोगे, मेरे को बताओ ना। जब मैनिफेस्टो और एजेंडे में ही जब ये लोचा है तो सरकार के काम में क्या होगा? एनीवे, अब आपने जो दूसरी बात कही, आपके घर में कभी प्रॉपर्टी या खेत का बंटवारा का झगड़ा हुआ है, या परिवार में गोतिया में इसमें? या नहीं बता रहा मैं। हम मत बताइए, लेकिन पूछिएगा। उसमें जानते क्या होता है? जैसे मैं दोनों भाई हैं हम लोग, और हम लोगों को अपना फादर की प्रॉपर्टी को बांटना है। तो गांव में चलता है पंचायती पंच, नॉट पंचायती राज, नॉट दिस सरपंच मुखिया, ये सब नहीं। ये पंच बैठते हैं, ये फर्जीवाड़ा ये। अच्छा। तो उसमें जो है, आप बोलते हैं कि 2 आदमी मेरा पंच होगा, और मैं बोलता हूं कि 2 आदमी मेरा पंच होगा, और वो चारों लोग बैठ जाएगा, और वो 4 लोग ये तय करेगा कि किसी और प्रतिष्ठित आदमी को बुला लेते, पांचवा, और फिर वो लोग जो तय करेगा अपर बाइंडिंग होगा हमारे दोनों। बिल्कुल। तो पुतिन ब्रिक्स के 3 सदस्यों का उन्होंने नाम ले लिया कि भाई चीन है, ब्राजील है, भारत है, ये लोग हमारे पंच होंगे। और अगले दिन उनको याद आया कि 2-4 और नाराज न हो जाए, सऊदी अरबिया और तुर्की भी इन्हें बुला लेंगे। तीसरे दिन उनको एक और याद आया तो उसको भी उनको भी बुला दो। ये सर कहानी है। तो पुतिन साहब बोल चुके हैं कि जब तक मेरा एजेंडा पूरा नहीं होगा मैं तो युद्ध ही नहीं रोकने वाला हूं। तो बस ठीक है, हमारा भी प्रयास बराबर हो गया, और जो कर सकते हैं, जिनमें ताकत, उनका ही बराबर हो गया। जब किसी को, जब स्टेक होल्डर्स को ही नहीं रुकना, और भले चाहे वो फिलिस्तीन और इजराइल हो या फिर यूक्रेन और रूस हो, फिर हम क्या करें? कोई भी हमारे लोगों को सस्ता तेल ना मिले, लेकिन हमारी कंपनियों को बम्पर मुनाफा हो गया, सस्ता तेल मिल गया, तो बात निकलेगी तो दूर तो लग जाएगी। 21वीं सदी तो बिजनेस की सदी है। युद्ध और सुलह दोनों बिजनेस के लिए ही होंगे। मगर अब इसे बढ़ाता नहीं, 2-3 सवाल पूछ लेता हूं, पॉडकास्ट का अंत करेंगे। सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होना चाहिए ना, और किसके लिए होना चाहिए? आप चीन को देखिए, उनके लोगों के जीवन स्तर का जो डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में,
वैसा मिरेकल, वैसा मैंने चमत्कार जाके आज नहीं तक देखा, हुआ। मैं तो नहीं कह सकता, तो क्योंकि जिस हालत यूनाइटेड जो नेशन की रिपोर्ट ठीक देखिए है, ना। हमारी मीडिया की हालत हम कहते, हमारे लोग बताते हैं खराब है, रेटिंग्स आती हैं उनकी बहुत अच्छी तो है नहीं, हमें तो पता नहीं चलता वहां जाके, जब हम जाएंगे तो देख लेंगे। बताइए जैसा उनकी, आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले। बताइए उनकी मीडिया सरकार के दबाव में सच्चाई नहीं दिखा रही है, और हमारी मीडिया सिर्फ सच्चाई के दबाव में सिर्फ सरकार को दिखा रही है। हमारे यहाँ कम से कम बाहर वाले आके देख तो सकते हैं, यही मैं कह रहा हूँ। तो हम जब जाएंगे चीन तो सर, मैं बता लूंगा, तो मैं क्योंकि आपको, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि तो मैं फैक्ट्री में बहुत, सस्ता लेबर हो रहा है वहां नहीं पर, और बहुत, वो भी सरकार के दबाव में हो रहा है। बहुत सुंदर एक आपने ये बात उठा दी, पॉइंट उठा दी। चीनी दूतावास ने वीजा नियमों को बहुत सरल कर दिया है। ठीक है, घूम के आइए, हम साथ बढ़िया चलेंगे है। ना सर। चलिए चलते हैं। हाँ, वहीं करेंगे हाँ, पॉडकास्ट। सिंजियांग चलते मैं नहीं हैं। कह रहा हिंदुस्तान का मजदूर अच्छी सिंजियांग स्थिति चलते में है, हैं। लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं है कि उनका बहुत अच्छी स्थिति में वीगर है। वालों के यहाँ चलते हाँ, हैं। वीगर में चलेंगे, वहाँ अच्छा है, वहाँ 2-3 पहलू और खोलेंगे। क्यों इस्लामिक मुल्क वीगर मुसलमानों पे नहीं बोलते, कश्मीर पे बोल लेंगे, ठीक है। इस्लामिक मुल्क इसलिए वीगर पे नहीं बोलते क्योंकि उनको खुद शर्म आती है कि चीन जैसा सो कॉल्ड कम्युनिस्ट स्टेट, और वो वीगर वहाँ पर इतनी बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, और हमारे यहाँ हम रोज 15 बार जो है इस्लाम इस्लाम का नाम जप रहे हैं, और हमारे यहाँ लोगों की हालत खराब है, इसलिए बेचारे नहीं बोलते। देखते हैं, शर्मिंदगी से। देखते हैं वहाँ कितना अच्छा जी रहा है। पाकिस्तान क्या बोलेगा? नहीं नहीं, चीन जाके ये देखेंगे कि वहाँ बहुत सारे अरब के देश क्या बोलेंगे, यमनी क्या बोलेंगे, बताइए, वो चीज है। तो चीन में कैसे जी रहे हैं वो देखेंगे, बौद्धों का भी देखेंगे और मुसलमानों का भी देखेंगे, चलेंगे। 1-2 सवाल पूछ लेता हूँ, रिसर्च हुई है ना, तो थोड़ी मेहनत हुई तो है, ये तो सारा दिखाएंगे क्या? खपा लूँ। हाँ बिल्कुल, सब दिखाएंगे हम तो। क्या नेतन्याहू अपने गोल को अचीव करने में कामयाब हुए हैं? क्योंकि कुछ चीजें हैं, जैसे साले अल अरूरी, हमास के डिप्टी पॉलिटिकल लीडर, बेरूत में हवाई हमले में उनकी हत्या कर दी उन्होंने। 1 अप्रैल 2024 को मैंने कहा सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ, इसमें मोहम्मद रेजा जाहिदी की मौत हुई। 30 जुलाई 2024 में इजराइल ने बेरूत में फुहाद शुक्र की हत्या की, हिजबुल्लाह के फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। 30-31 जुलाई 2024 की दरमियानी रात हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या कर दी गई। 27 सितंबर को हसन नसरुल्लाह और IRGC के सीनियर कमांडर अब्बास नील फरशां की हत्या हुई। 4 अक्टूबर को इजराइल ने क्लेम किया कि हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर हाशिम सफीदीन को निशाना बनाया, जिन सफीदीन को लेकर हो रहा था कि अब ये नेक्स्ट बनेंगे हिजबुल्लाह के हेड। सफीदीन के बारे में पता ही नहीं चल रहा है, वो हैं नहीं है, जिंदा हैं, ठीक हैं, अपंग हो गए, क्या हो गए पता नहीं। ये आज ही मैं सुन रहा था अपडेट की, पता नहीं, शायद विकलांग हैं, क्या हो गए पता नहीं। तो एक तरह से नेतन्याहू तो जीत ही रहे हैं, कहीं झटका लगता अब तक तो दिख नहीं रहा। आप सहमत हैं इस बात से? मिलिटरली अगर हम देखें तो निश्चित रूप से उनको बड़ी कामयाबियां मिली हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं है कि हमास का कोई लीडर मारा गया, ये पहली बार नहीं है कि हिजबुल्लाह का कोई लीडर मारा गया, ये पहली बार नहीं है कि गाजा इतने में, बड़े पैमाने पर, इतनी छोटी टाइमलाइन में। हाँ, लेकिन इतने छोटी टाइमलाइन में इतने बच्चे भी नहीं मारे गए किसी युद्ध में, ये भी सच्चाई है। तो आप समझ रहे हैं कि हर चीज का जो वो है स्केल है वो बहुत बड़ा हो चुका ये है। युद्ध है ना, क्योंकि कुछ लोग संकट में, जैसे कॉन्फ्लिक्ट कहें या वॉर कहें, देखिए ये हम इंटरचेंजेबल उसमें हम वो करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ एक नेशन स्टेट है जिसके पीछे दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क खड़े हैं, और दूसरी तरफ रैगटैग रेबल्स के जमावड़े हैं, चाहे वो हुथीज हों, चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह हो। तो मैं इसको जिन्हें एक ही देश मजबूत बनाया जा रहा है, ईरान। नहीं, हुतियों को सुपरसोनिक मिसाइल मिल रही ईरान है। के साथ तो लड़ाई नहीं हुई है ना अभी, मतलब डायरेक्टली, वो तो ऐसी झड़प है। हाँ, लेकिन मैं इसको एग्जैक्ट टर्म में वार नहीं कहूंगा, ठीक है, इसको मैं एग्रेशन कहूंगा, इसको मैं हमला कहूंगा, ठीक है, क्योंकि एक आर्मी जो है छोटे समूहों पर और खासकर सिविलियंस पे हमलावर है। तो इंटरचेंजेबली हम लोग युद्ध कह लें, संघर्ष कह लें, लड़ाई कह लें, ये है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा, मिलिटरली यस, बेंजामिन नेतन्याहू अपर हैंड पर है, और उनका जो एजेंडा था कि अमेरिका को वो युद्ध में खींच लें ईरान के खिलाफ, वो उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। और सर हो जाएंगे, ट्रम्प आ गए तो ऐसा लगता है, देखते हैं, लेट्स सी। और ट्रम्प के तो एजेंडे में है, लेकिन वो कितना रिस्क लेते हैं, क्योंकि ट्रम्प बोलते ज्यादा हैं। अरे यरूशलेम दूतावास ले आए, वो बोलते कहाँ ज्यादा, करते भी हैं वहां तो आप जेरूसलम ही कर पाए ना, आप फिर तो टेन्योर खत्म हो गया था नहीं, ना। तो आप मुझे बताइए कि आपने यूक्रेन वार का क्यों नहीं होने दिया था? क्या? आपने उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल दिया होता। चले गए ना ट्रम्प, अब आए ना। तो यही तो चीज है ना कि पॉलिटिक्स के पास बहानों की थोड़ी कमी होती है। लेकिन एनीवे, वो चीज, और सबसे जो इनका एजेंडा है कि इनको पता है कि ये जेल जा सकते हैं भ्रष्टाचार के मामले में नेतन्याहू, उनकी गद्दी जा सकती है अगर वार नहीं रुका, तो पॉलिटिकली अपने आप को ही संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं, कई एजेंडा पे चल रहे हैं।
इनका सबसे बड़ा नुकसान जो इन्होंने कर दिया, जो मैंने शुरू में बोला था, इजराइल के पास दो बड़ी ताकत थी। एक उसकी ये इमेज कि उसको कोई हरा नहीं सकता, और दूसरी ये कि ये पीड़ित लोग हैं, इनको और मत सताओ। ये दो ताकत थी। ये दोनों आज के डेट में उसके साथ नहीं है। वो इनविंसिबल नहीं है, वो अपराजेय नहीं है। ईरान ने दिखा दिया इसको दो बार, वो अपराजेय नहीं, नहीं अभी है। तो और होना है, अभी और बेहतर ढंग से दूसरा स्पष्ट होगा कि आपने इतने कम समय में दुनिया के इतिहास में इतने सारे बच्चे, औरतों, बुजुर्गों को मारा है, इतनी बड़ी तबाही बर्बादी की है। तो कल को ये मत बोलना कि मैं विक्टिम हूं, क्योंकि तुमने अपने से भी बड़ा विक्टिम यहां तुमने अपने खड़ा कर पड़ोस में ही लिया खड़ा है। रख दिया। तो मैं समझता हूं कि कुल मिला के ये नेतन्याहू का फेलियर है। और अरे मैं ही नहीं कह रहा हूं, थॉमस फ्रीडमैन कह रहे हैं, जो कि मतलब वो कंजर्वेटिव आदमी है, मतलब वो किसी भी लिहाज से वो प्रो नेतन्याहू, अच्छा, प्रो इजराइल ज्यादा इजराइल के है। अंदर भी ऐसी आवाजें हैं क्या बहुत जो ये, ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो जो हम सुनते रहे अभी कुछ दिन पहले तक, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट या वॉर जो भी कहें चल नहीं रहा था, कि बहुत बड़ा तबका है जो लिकुड पार्टी को या खासकर नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं कर रहा है। नेतन्याहू जोड़ तोड़ करके सरकार चला रहे हैं, सड़क पर लोग आ गए हैं, जुडिशरी उनके खिलाफ है, सब कुछ हो रहा था। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इस पॉलिसी के भी खिलाफ बड़ी संख्या में लोग हैं जो वो गजा में चला रहे हैं? बिल्कुल हैं? बिल्कुल, लेकिन 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 वो इफेक्टिव क्यों नहीं है? हाँ। वो इफेक्टिव इसलिए नहीं कि देखिए, एक कहानी मैं आपको बताऊं, दो कहानी। एक मीटिंग में इजराइल के संस्थापक प्रधानमंत्री बेन गुरियों ने कहा कि हम लोगों को सिक्योरिटी स्टेट बनना पड़ेगा। तो किसी ने मीटिंग में कहा कि सर तब तो हमको रात में नींद कैसे आएगी? तो उन्होंने कहा कि मैं रात में नहीं सोता हूँ। तो इजराइल चूंकि सिक्योरिटी स्टेट है, और इजरायलियों को उसी बेंड ऑफ माइंड से चलना पड़ेगा। अब हरीरी जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कल को बंदूक लेके उनको भी लेबनान में जाके किसी के घर से सामान चुराना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट है मामला। वो दूसरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। 2017 में तोरा पढ़ने के लिए, जो रिलीजियस बुक है, हाँ, तोरा। नेतन्याहू ने अपने मित्रों को अपने घर पे बुलाया। तो पाठ करने से पहले नहीं होता, जैसे कुरान, रामायण या हर कीर्तन हम लोगों के यहाँ भी होता है, तो उससे पहले खाने पीने का प्रोग्राम था। तो सब लोग खा पी रहे थे, कुछ सामान ले रहे थे। अचानक नेतन्याहू ने पूछा कि क्या इजराइल फलाना यहूदी स्टेट से अधिक समय तक जिंदा रह पाएगा? अच्छा। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। वो हेरोद से भी पहले था। वो 30-40 साल के आसपास इंडिपेंडेंट चला था, और कुल मिला के वो करीब 80 साल चला था। अच्छा, और टोटल उसका टेन्योर है 100 साल, 105 साल। जो उतनी इजराइल सबसे की उम्र अभी लंबे, हुई नहीं है। हाँ, तो हाँ, सबसे लंबा वो यहूदी शासन था वो। जिंदा रहा। तो इन्होंने कहा कि क्या इजराइल वहां तक पहुंच पाएगा? मैंने 75 साल हुए हैं, मैंने क्या पहुंच पाएंगे हम? 100 साल हो पाएंगे? सन्नाटा छा गया। तो ये दो कहानियों से ये प्रूव होता है कि इजराइल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं कंटिन्यूअस अगर एंडेवर नहीं करूंगा तो मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा। और ये मैं माइंडसेट। वहाँ के लेफ्टिस्ट, वहाँ के सो कॉल्ड मानवाधिकारवादी, फेमिनिस्ट, आल जाल 3-5 को मैं कहना चाहूँगा, बहुत आसान होता है। आप ठीक है, आप नेतन्याहू को गलिया रहे हैं अपने देश में, मतलब मैं इजरायलियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम जिस घर में बैठे हुए, तुम जिस कुर्सी पे बैठे हुए, उसकी जमीन जो है वो दूसरे की है। वो जमीन जो है वो दूसरे की है। तो मैं दूसरे की जमीन पे दखल करके मैं कितनी बड़ी बड़ी बात कर सकता हूँ यार। ठीक बात है। और उस बात का असर क्या होगा? और आगे बढ़ने से पहले दो बात और कहूँ, जो लोग तर्क देते हैं, मतलब मुझे नहीं पता वो कितना ठीक है कितना नहीं। एक तो प्रोमिस्ड लैंड वाला, कि देखिए उनके ईश्वर ने, यहूदियों के ईश्वर ने प्रोमिस्ड लैंड यही दिया था। तो एक तो मैं बहुत अच्छी अच्छी कुछ किताबें पढ़ रहा था, मैं चाहूँगा कुंदन प्रोड्यूसर हमारे, वो किताबों के नाम ज़रूर कहीं लगा दें। उनमें ये भी बताया गया है कि एक समय ऐसा भी था जब अर्जेंटीना में बनाने की कोशिश थी यहूदी स्टेट को, मेडागास्कर में भी। जी। तो ये कोई अंतिम सत्य नहीं है कि यही जमीन जहां पर झगड़ा हो रहा है यही प्रोमिस्ड लैंड है। इसे लेकर काफी सारे मतभेद रहे हैं। प्रोमिस्ड लैंड पे ही मैं आपको बताऊं, हाँ, यहूदियों के अंदर एक ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का तबका है जो ये कहता है कि गॉड ने प्रॉमिस तो जरूर किया है, लेकिन गॉड ने ये कहा है कि मैं दूंगा, ये नहीं कि तुम किसी के घर में घुस के बना लोगे। और पता है, आप इजराइल से आने वाले वीडियोस देखिएगा, जो उनके रब्बाइज हैं या उनके जो सपोर्टर हैं, उनको जायनिश पीटते हैं बकायदा। और अभी मैं वीडियो देख रहा था हाइफा का, कि सायरन बजा, कुछ मिसाइल वगैरह आ रहा था, तो बंकर में घुसना था, तो वो ऑर्थोडॉक्स वालों का बंकर था, तो उन्होंने जायनिस्टों को कहा कि तुम लोग मत घुसो इसमें। और वहां पे बकायदा मारपीट हो रही है कि तुम लोगों को बंकर में नहीं घुसने देंगे।
तो प्रॉमिस्ड लैंड को लेके भी, और आप अमेरिका में, यूरोप में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, हाँ जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे यहूदी, यही वो तोरा यहूदी उनको कहते हैं, वो बोलते हैं कि यार भगवान ने कहा तो भगवान देगा। अगर भगवान ने कहा कि आज तुमको बढ़िया लंच वही खिलाऊंगा, इसका मतलब थोड़ी कि मैं आपके घर में वही तो आपके फ्रिज प्रॉमिस से लैंड सामान वाला निकाल जो के खा तर्क है जाऊंगा। ना, उसे लेकर कुछ लोग बिल्कुल सहमत नहीं है कि देखो ये सही नहीं है। और दूसरा, हाँ, जो मैं कह रहा था वो ये भी था भाई आपको तो कि प्रॉमिस लैंड था, मुसलमानों को तो पूरा दुनिया ही देने की बात दुनिया ही थी। प्रॉमिस्ड है। हाँ, और दूसरा, हमारे यहाँ तो पूरा त्रिलोक का और कॉन्सेप्ट हम है। तो वसुधैव कुटुंबकम हाँ, में सब तो हमारे ही मैं है, क्या एलन मस्क को जाके हिंदुओं कहूँ का। कि हाँ, मार्स पे जाने से पहले पहले किराया दे दो? ये तो और क्या बात दूसरा हुई? ये कि जिन वेस्टर्नर्स ने दिया है ये प्रॉमिस्ड लैंड 1948 में यूएन के जरिए, अगर वो कह रहे हैं कश्मीर में प्लेबिसाइट कराओ, तो ऐसा कोई प्लेबिसाइट तो वहां भी नहीं हुआ, कभी नहीं पूछा फिलिस्तीनियों से, उतना ही नहीं, है ना? यूएन ने जो प्रस्ताव पारित हाँ किया था वो भी लागू नहीं हुआ। हाँ, इन वो लोगों ने पूरा लागू नहीं हुआ, उससे उसका भी पहले अधूरा माना, कब्जा करके इन्होंने अनाउंस कर दिया कि इजराइल बन गया। उसका भी अधूरा माना। हाँ, हाँ। और वेस्टर्नर्स के बारे में ये भी कि पहले जो झगड़ा क्रिश्चियंस और यहूदियों में दिखता है, तो मैं पढ़ रहा था कुछ कुछ किताबों में, चाहूंगा किताबें लगा दें, कि एक तर्क ये भी था कि अमेरिका या जर्मनी या इंग्लैंड ये सब चाहते थे कि ये झगड़ा यहाँ से खत्म हो। अगर यहूदी यहाँ से जाना चाहते हैं तो ठीक है, जाकर मिडिल ईस्ट में कहीं बस जाएं, तो एटलीस्ट हमारे यहाँ जो इतने सालों से प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो वो भी कोई बहुत अच्छे मन से बनाई हुई जगह नहीं है, वो तो ये चाहते थे कि यहाँ से निकल जाएं। और चूंकि यहूदियों का जो पूरा ये टंटघंट शुरू होता है जैनिज्म मूवमेंट से, 19वीं सदी के लास्ट से, 1800 समथिंग से, उस समय हिटलर नहीं आया हुआ है। जो हाँ, गिल्ट बिल्कुल नहीं आज है। के डेट में जो गिल्ट है कि भाई हिटलर ने बहुत बुरा किया था, तो यार कैसे हम यहूदियों को छोड़ दें। जो हिटलर का चिंतन है वो मौलिक है भी नहीं। उसके पहले बहुत सारे दार्शनिक उनके यहाँ बहुत सारी बातें बोल चुके थे। हिटलर वो किताबें पढ़कर जिस विचार का बना और चला, वो अलग है। और नेतन्याहू ने जो पिछले 1 साल में किया है, उसका एक बहुत बुरा असर ये भी हो सकता है, जो कि यहूदियों को लेके जो बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, पश्चिम में भी, बहुत खराब है। इस्लामिक वर्ल्ड में हाँ, भी, सब जगह, वो और ज्यादा जो है बढ़ा है, बढ़ गए। बढ़ा है। वही तो, कोई मतलब हमारी बात समझ सुन के ये ना कहे कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहूदी खराब हैं, मुस्लिम अच्छे, मुस्लिम खराब है, यहूदी अच्छे। हर जगह हर तरह का इंसान है। और मेन बात तो ये है कि जो आम लोग हैं उनसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ये तो सब पॉलिटिकल लोग हैं जो अपने अपने ढंग से चला रहे हैं। हम उन्हें रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं क्योंकि उस पावर पोजीशन में कि वो अपनी बात कह सकते हैं, अपनी मनवा सकते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट के थ्रू यदि किसी के अंदर ये जागता हो जिज्ञासा कि चलिए कुछ 4 किताबें उठा लें, कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री देख लें, इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करें, तो वो अच्छी बात है। और आखिर में 1-2 सवाल, 1-2 क्या, बस एक आधी सवाल पूछूंगा, लंबा हो गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे थे, उन्हें तो हम ले ही नहीं पाए। याहिया सिनवार, हमास चीफ, मौत की खबर थी, अब पता चला जिंदा है, और वो कतर को सीज फायर के लिए संदेश भेज रहे हैं। ये कुछ बदलेगा अगर हमास ने कहा हम सीज फायर करने को राजी हैं? हमास, देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे हिजबुल्लाह नसरल्लाह ने बोला था, जब ये लड़ाई हुई थी 7 अक्टूबर वाला जो मसला आया था, उसके कुछ समय बाद ही इन्होंने कह दिया था। देखिए, ये एक चीज और यहाँ पे स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि हम ये बार बार तो कह रहे हैं कि हमास ने इतने लोगों को होस्टेज बना लिया, लेकिन उससे दर्जनों गुना ज्यादा लोग, जिसमें बच्चे तक शामिल हैं, वो इजराइल की जेलों में बंद हैं सालों साल से। उनको हम किस कैटेगरी में रखें? फिर वो आप कहेंगे यूं तो गजा भी होस्टेज है, वहां पर दुनिया जाने का वाली सबसे बड़ा जेल है। राहत सामग्री जाने वाली वहां जा ही नहीं सकती जब तक कि इजराइल तय ना करे कि इतनी जाएगी, इतनी नहीं सर, जाएगी। सिर्फ गाजा में ही नहीं, फिर वेस्ट बैंक में, हाँ, आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट थे हमारे, ये गए, इन्होंने फिलिस्तीनियन यूनिवर्सिटी के लिए एक स्पीकर साउंड सिस्टम, वहाँ कुछ ऑडिटोरियम बना था या कुछ एमपी थिएटर बना था, उसके लिए यहाँ से गिफ्ट लेकर गए थे कि ये वहाँ पे स्थापित होगा। वो रोक दिया गया था, वो कि इजरायली कस्टम अभी उसको चेक करेगा कि पता चला कि ऊपर ऊपर तो स्पीकर दिख रहा है, नीचे क्या अंदर 500 AK-47 न रखा हो। तो ना इजिप्ट की तरफ से कुछ जा सकता है। और फिलिस्तीनियन अथॉरिटी होने के बावजूद, फिलिस्तीन यूनाइटेड नेशन का परमानेंट पूर्णकालिक ऑब्जर्वर सदस्य नेशन, नहीं, अब सदस्य हो गया इस साल। अच्छा, हाँ, ठीक। और उसको दुनिया के 150 से लगभग देशों की मान्यता प्राप्त है, लेकिन उसका अपना पासपोर्ट नहीं हो सकता वो, और उसका वीजा उजा भी सब इजराइल एम्बेसी से और सब कुछ से होता है। तो बहरहाल हमास जो है, देखिए, ये छोटे ग्रुप्स हैं, उनको पता है कि उनकी ताकत क्या है, क्षमता क्या है। नेतन्याहू को अपनी क्षमता का एहसास नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज उसका है, बैंक्स उसके हैं,
रॉथशाइल्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भाई उनकी लॉबी है मिलिट्री है जो प्रभावित करती है अमेरिका की पॉलिटिक्स तक को। AIPAC जो इजरायली लॉबी है वो ओपनली उनके ट्विटर हैंडल पे जाके आप देख सकते हैं कि वो ओपनली बोलते हैं कि हमारा कौन कैंडिडेट जीत रहा है सीनेट में, गवर्नर में, राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद। तो उनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है नेतन्याहू को, लेकिन हमास को पता है कि मेरी औकात क्या है। तो इसीलिए ये हमेशा बार्गेन करेंगे, ये हमेशा समझौता करेंगे। समझौता वो नहीं करता जो बाहुबली होता है। जो छोटा आदमी होता है वो चाहेगा कि अब समझौता थोड़ा चौड़ा हो और फिर भाई बात बन जाए। और आखिरी सवाल पूछूं? तो मैं समझता हूं कि जब तक आप जनसंहार नहीं रोक सकेंगे तब तक अमेरिका या वर्ल्ड जो है वो हमास से भी और हिजबुल्लाह से भी, हुथीस से भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि वो अपना ले डाउन करेंगे, वो भी रुकेंगे। आखिरी सवाल लेबनान पर, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि लड़ते हुए लोगों के बीच में ये बेचारा कहाँ फंस गया, क्योंकि हिजबुल्लाह का भी बंधक है लेबनान। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो एक फेल्ड स्टेट हो चुका है, बस घोषणा बाकी है और लेबनान में अपनी कोई सरकार तो है नहीं, किसी तरह से बस व्यवस्था चल रही है। बात निकलेगी जैसे जिस तरीके से वेस्टर्न पावर्स ने किया। लेबनान एक्चुअली पार्ट है सीरिया का, ये लेवांत का इलाका है पूरा ये जी। इन्होंने यहाँ काट दिया है, उसको दे दो, इसको राजा बना दो, उसको राजा बना दो। ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में ऐसी ही रेखा खींची है कि वो लड़ ही रहे हैं। और ये बहुत आसान है ब्लेम कर देना हिजबुल्लाह को हर चीज के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर लेबनान में 2 साल से राष्ट्रपति कोई नहीं है तो अब हिजबुल्लाह उसमें क्या कर लेगा? आपकी पार्लियामेंट को ना राष्ट्रपति चूज करना है, चूज कर लो। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें हिजबुल्लाह क्या कर लेगा? और मिलिट्री, लेबनीज मिलिट्री को मिलिटराइज नहीं करने दिया वेस्ट ने और अरब कंट्रीज ने कि उसका फायदा कहीं लेबनान हिजबुल्लाह न ले जाए, उन्हें ना मिल जाए। ये इकोनॉमी को एक न्यूट्रल कोई भी आप गूगल कर लीजिए, वेस्टर्न किसी आउटलेट को उठा लीजिए, वो बताएंगे कि जो इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है लेबनान की वो सस्टेन कर रही है क्योंकि हिजबुल्लाह जो है अपने स्तर पे कुछ चीजें करता है तो डॉलर्स आते हैं। तो लेबनान को फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, वहां पर सेक्टरियन वायलेंस और लास्ट एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एरियल शेरोन का किसका 7 पेज का निबंध है, मैं आपको भेजूंगा, रुकिए मैं ट्विटर पे भी शेयर करता हूँ। उसमें वो ये है और बेनगुरियों का भी ये सोचता है कि अरब वर्ल्ड को में जो इंटरनल डिवीजन है इसका इस्तेमाल करके कैसे हम कर सकते हैं। लेबनान में इन्होंने क्या किया? लेबनान में हिजबुल्लाह नहीं अभी पैदा नहीं हुआ है, हमास पैदा नहीं हुआ है, मैं 82 की बात कर रहा हूँ। 82 में हमास बनता है, हिजबुल्लाह बनता है बाद में इजरायली आर्मी घुसती है और वहां पर इन्होंने सिस्टम क्या बना रखा है, जो क्रिश्चियन फासिस्ट थे उनका एक गिरोह बनाया और साबरा शलीता रिफ्यूजी कैंप जो फिलिस्तीनियों का था, 1.5 दिन के अंदर 3000 फिलिस्तीनियों का कत्ल हुआ। कोई भी जाके इसको चेक कर सकता है फैक्ट को, 1.5 दिन के अंदर। और इन्होंने वहां पर क्या किया कि सिया, सुन्नी और क्रिश्चियंस, इन तीनों के बीच में फ्रिक्शन पैदा किए, लड़ाई। उसके बाद जब ताइफ एग्रीमेंट वगैरह होता है तो नियम बना, राष्ट्रपति हमेशा क्रिश्चियन होगा, प्राइम मिनिस्टर हमेशा सुन्नी मुस्लिम होगा और पार्लियामेंट का जो प्रेसिडेंट होगा, स्पीकर सिया होगा। ये लेबनान में तय हुआ। और उसी समझौते के तहत हिजबुल्लाह को, जो कि दुनिया का शायद एकमात्र मिलिशिया है जिसको एग्रीमेंट के तहत ये अधिकार है कि वो हथियार रख सकता है। बिल्कुल। और 2006 में अगर इजराइल ने लेबनान से इजराइल को भागना पड़ा तो वो क्या लेबनीज आर्मी लड़ रही थी? हिजबुल्लाह लड़ रहा था। अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि जब इजरायली आर्मी घुस रही थी तो इन्होंने लेबनीज को कहा कि भाई खाली कर दो, तो उन्होंने चेक पोस्ट हटा दिए। तो मैंने सोचा कि मिलिट्री बॉर्डर पर रहती है तो चेक पोस्ट क्या कर रहा है? तो पता चला कि इन्होंने सामान को आने जाने की जो निगरानी होती है ना कि भाई क्या सामान आ रहा है नहीं आ रहा है, पर्ची काटने वाला, टोल, बस वही काम इनका था। ये तो वहाँ की मिलिट्री है। हाँ, मतलब लेबनान, साउथ लेबनान की सीमा बहुत ऐसी सीमा नहीं है जैसी होती हैं, बड़ी फ्री है। और एक समय सर 60s-70s में बेरूत यूनिवर्सिटी, बेरूत को ईस्ट का पेरिस कहा जाता था, स्विट्जरलैंड शायद, हाँ, और उसको तबाह कर दिया गया। दिक्कत क्या है? अमेरिकन्स को, वेस्टर्न पावर्स को क्या लगता है? आपके लोकतंत्र तानाशाही से उनको दिक्कत नहीं है। कैसे बोल देता है कि नॉर्थ कोरिया में तानाशाही है, तो सऊदी अरेबिया में क्या रोज वोटिंग होती है क्या? नहीं, उसके लिए तो वो डेमोक्रेसी टूल है। पता है, वो इजिप्ट का राष्ट्रपति जो बनता है ना, उसका जो अपोनेंट होता है वो 3rd पोजीशन पे आता है, दूसरे नंबर पर रिजेक्टेड वोट वाला आता है
कि इतने वोट रिजेक्ट हो गए, गलत अवैध नहीं होता, इनवैलिड वोट्स, वो इनवैलिड है। हाँ, वो उनको प्यारा है, क्या सिस्टम है। वो उनको प्यारा है। इनको वही बुरे लगते हैं जो इनको रेजिस्ट करते हैं। आपको याद करिए, लास्ट पॉइंट में बता दूं, जब 70s में वो टेंशन चल रहा था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रसिया, वर्ल्ड कोल्ड वॉर, सारा कुछ, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बारे में कितने अपशब्दों का प्रयोग प्रेसिडेंट किसिंजर, निक्सन निक्सन और उनके सेक्रेटरी किसिंजर, निक्सन। तो ये इनकी वो है। और इनकी ये है कि जिनको ये सर पे चढ़ाते हैं ना, उनको भी गलियाने से बाज नहीं आते। गद्दाफी, सद्दाम, सन ऑफ अ बिच बोला ना नेतन्याहू को अभी बाइडेन ने, जो किताब में वुडवर्ड ने लिखा है, जो उसके वाशिंगटन पोस्ट के एडिटर रहे। और तो पॉइंट ये है सर कि इनका ये दुनिया को बहुत नीचा देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इनका शुरू से गोरे हैं, रोमन्स थे तो वो अपने आप को हायरार्की में ऊपर 2 फीट ऊपर चलते हैं, ऊपर, फिर तो उनके लिए अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडिया, साउथ एशिया सब बराबर है। आप ये तो किए ना कि अमेरिकी नागरिक, यूरोपियन नागरिक मर रहा है गाजा में, वेस्ट बैंक में, बेरूत में, उसको लेके उनको चिंता नहीं है। और कोई इजरायली सैनिक मर जाता है जो बाय डिफॉल्ट मान लीजिए कि अमेरिकन नागरिक है या ब्रिटिश नागरिक है, ओ माय गुडनेस, पूरा मोटा मोटा। और छोटे बच्चों की लाश तक नहीं मिल रही है, उस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। और जब इजरायली सैनिक मर रहे हैं तो कहा अभी बच्चे की उम्र ही क्या थी यार, 19 साल का था। तो यार 19 साल के बच्चे को कौन पागल भेज रहा है यार, उस पर विचार होना चाहिए ना। तो ये वेस्ट है सर आज के डेट में, और ये दुनिया के लिए भला है कि उनकी ताकत घट रही है, उनका प्रभाव घट रहा है, और उनकी बुरी दुर्गत हुई है। आप ये बताइए, आप तो यूक्रेन में पैसा भेज दे रहे हो, इजराइल में पैसा भेज दे रहे हो, और खुद आपके यहाँ बाढ़ से लोग परेशान, उनको कह रहे हो कि $750 $750 ले लो। ये आ रही है ना खबरें, ये तो ओपन है। तो ये हालत है उनकी सर, पूरा एल्ले। अभी मैं देख रहा था, कोई यूट्यूबर गया था, वो गया वहाँ पर, उसने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े लोग, 9-10 करोड़ के फ्लैट, और ठीक उनके नीचे शाम 5 बजे के बाद आप उतर नहीं सकते हो, क्योंकि पूरी की पूरी जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर टेंट लगाकर लोग रहने को मजबूर हैं। आप उसमें घुस नहीं सकते हो, लूट लिए जाओगे। और इनफैक्ट अभी हम बात कर रहे थे कुछ महीने पहले, $7-8-9-10 तक की या कितने तक की तो चोरी अब चोरी ही नहीं है, कोर्ट ने भी मानने से मना कर दिया है। तो जम की लूटपाट हो रही है, अमेरिका का हाल है। और अगर दुकान में चोर घुस गया और आपने पीट दिया उसको, तो केस आप पर होगा। हाँ, तो करो डील। ये भी कहानी है। वही तो, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन कितने हैं। और ऐसा नहीं है कि सारा अमेरिका इस तरह का है। लीडरशिप, अगेन मैं फिर वही कह रहा हूँ, इसलिए बार बार कह रहा हूँ इस पॉडकास्ट में भी, कि जब हम ये सब बात कह रहे हैं तो किसी देश, किसी धर्म विशेष लोगों की बात नहीं हो रही है। ये लीडरशिप्स की बात है, पॉलिटिकल, जिनकी जिम्मेदारी है कि लड़ाइयाँ रुके, जिनकी जिम्मेदारी है कि मिलिट्री पर खर्च होने वाला पैसा विकास में खर्च हो, जिनकी जिम्मेदारी है कि सालों से चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट वॉर में तब्दील ना हो, बल्कि वो इशू सॉल्व हों। और कई जगह केवल सिद्धांत की बात नहीं है, कई जगह सिर्फ अपने हित की बात है, अपनी सल्तनत, अपनी सत्ता कैसे बने रहे उसकी बात है। और ये केवल नेतन्याहू या फिर पुतिन या फिर बाइडेन की कहानी नहीं है, बल्कि ये नेशन पॉलिसी बनाते हैं, और बहुत सारे नेता बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, पॉलिसी जो की त्यों रहती है। उन लोगों के बारे में तो हम जानते भी नहीं, उनका नाम भी नहीं पता चलता, जो ये पॉलिसी बैठकर बनाते हैं, बदलते हैं और इन्हें क्रियान्वित कराते हैं अपने नए नए चेहरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश खीरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा पॉडकास्ट हुआ। मुझे कमेंट में इस बात पे गाली मत दीजिएगा कि एक्सपर्ट को बोलने नहीं देता। मैंने बहुत देर बोलने दिया, उसके बाद बोला मैं। कई बार सवाल इतने सारे मन में इकट्ठे हो जाते हैं कि मन होता है पूछ लूं। और अच्छा रहा, लंबा रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आपके दिमाग में जो कई सवाल उभरे होंगे उनका जवाब मिला होगा। और उससे ज़्यादा ज़रूरी, कई किताब, कई लेख, कई डॉक्यूमेंट्रीज देखने, सुनने, पढ़ने की इच्छा जगी होगी। यदि ये हुआ हो तो हम कामयाब हैं। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।